अध्याय 1381। अब यह शर्मनाक है। यह आवाज टेलीपोर्टेशन संरचना से आई थी। सबने देखा कि वहां तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी। हरे और सफेद लबादे में एक आदमी को वहां से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जियांग यूचेन, हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे उसे देखकर उतर गए और उनकी आंखों में डर के भाव उभर आए। क्योंकि जियांग यूचेन ड्रैगन रैंकिंग में 13वें स्थान पर था। 13वां। हुआ त्यानयुवान सिर्फ 15वें स्थान पर था। हालांकि यह सिर्फ 2 रैंक था, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। शीर्ष 15 में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। उदाहरण के लिए, वह कई सालों से 15वें स्थान पर था। उसने आगे बढ़ने के बारे में सोचा था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। 14वें स्थान तक पहुंचने की बात तो दूर, कई बार तो उन्होंने अपना वर्तमान स्थान भी लगभग खो दिया था। इसलिए जब हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने जियांग यूचेन को देखा तो उनके चेहरे पर सतर्कता के भाव प्रकट हुए। हुआ त्यानयुवान। जियांग यूचेन की नजर हुआ त्यानयुवान पर पड़ी और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने तेज होगे। तुम दूसरों को भी अपने साथ लाए हो। ठीक है, अपनी ताकत के आधार पर अगर तुम दूसरों को अपने साथ नहीं लाए तो क्या तुम अपनी जान नहीं दे रहे होगे? हुआ त्यानयुवान ने उदासीनता से कहा, आप स्वयं काफी तेज हैं। मुझे करना ही था। जियांग यूचेन मुस्कुराया। इस समय अनगिनत लोग रेडियंट आयाम की ओर भाग रहे हैं। उसने यांग ये को देखा और आगे कहा, वह यांग ये है ना? वास्तव में, हुआ त्यान्यू ने उत्तर दिया। जियांग यूचेन मुस्कुराया, पहले आओ पहले पाओ। क्या तुम सब उसे मार डालोगे या नहीं? अगर तुम नहीं मारोगे तो उसका सिर मेरा होगा। हुआ त्यानयुवान ने यांग ये की तरफ देखा और उसकी नजर यांग ये की तलवार पर रुक गई। वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो ले लो। अगर जियांग यूचेन यहाँ नहीं होता तो वह जोखिम उठाने के बारे में सोचता। हालांकि जियांग यूचेन यहाँ था, इसलिए भले ही वे यांग ये को मार सकें, जियांग यूचेन फिर भी यांग ये का सिर ले सकता था। इसके अलावा यांग ये कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। यहाँ तक जियांग यूचेन को भी यांग ये को मारने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा और यह उसके समूह के लिए बेहतर होगा कि वे दोनों लड़ाई में घायल हो जाएं। इसलिए उसने अभी के लिए पीछे हटने और जियांग यूचेन को यांग ये से लड़ने की अनुमति देने का फैसला किया। तो मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करूंगा। जियांग यूचेन मुस्कुराया, मुझे पता है कि तुम क्या योजना बना रहे हो। तुम चाहते हो कि हम दोनों युद्ध में घायल हो जाएं और फिर लाभ उठाएं। हालांकि तुम निराश होने के लिए बाध्य हो, क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे निपटने के लिए बहुत ताकत का उपयोग करना होगा? हुआ त्यानयुवान चुप रहा। जियांग यूचेन ने हंसते हुए यांग ये को देखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा सिर इतना कीमती होगा। 5 परमिट। टीएस्क। मैं एक का इस्तेमाल करूंगा और बाकी को बेच दूंगा। यह कम से कम कुछ मिलियन दिव्य क्रिस्टल के लिए बिकेगा। तो यांग ये ने अचानक जियांग यूचेन को बीच में रोका और पूछा, आप अपने साथ कितने दिव्य क्रिस्टल लाए हैं? जियांग यूचेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि यांग ये ने कहा, इसे भूल जाओ, मैं खुद देख लूंगा। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार निकाल ली। ओह! अचानक अंतरिक्ष में तलवार की एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और फिर 5000 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह दरक गई। एक पल में पूरे क्षेत्र में जगह टूट गई और एक काला छेद बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। कुछ समय बीतने के बाद वहां का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। अचानक एक आवाज गूंजी। हुआन त्यानयुन और अन्य लोग काफी देर तक स्तब्ध रहे, फिर उन्होंने उस ओर देखा जहां जियांग यूचेन खड़ा था। इस समय जियांग यूचेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और इससे वे फिर से स्तब्ध हो गए और फिर यांग ये की ओर देखने लगे। इस समय यांग ये अपने हाथ में एक स्थानिक अंगूठी पकड़े हुए गिनती कर रहा था। 15,000, 17,000, 20,000। थोड़ी देर बाद यांग ये ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है। 20,000 दिव्य क्रिस्टल। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर अब गंभीरता नहीं थी, बल्कि वे काफी भद्दे लग रहे थे। इसके अलावा उनकी आंखों में सिर्फ सदमा ही नहीं था, बल्कि उनमें घना डर था। तलवार का एक ही झटका। यांग यी ने ड्रैगन रैंकिंग में 13वें स्थान पर मौजूद जियांग यूचेन को अपनी तलवार के एक ही झटके से मार डाला था। बस एक ही झटका। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग बहुत हैरान थे, खास तौर पर सू दाओमिंग, जो पहले यांग ये से लड़ चुका था। इस समय उसे झटका नहीं लगा, बल्कि वह भयभीत महसूस कर रहा था। जरा सोचिए, अगर यांग ये ने लड़ाई शुरू होते ही हमला कर दिया होता तो शायद अब तक वह मर चुका होता। उसकी तो बात ही छोड़िए, उसके जैसे 10 विशेषज्ञ भी उस हमले का विरोध नहीं कर सकते थे। यांग ये ने स्थानिक अंगूठी को दूर रख दिया और फिर उसने तलवार अग्रदूत को फिर से म्यान में डाल दिया। उसके बाद उसने हुआ त्यानयुवान के समूह को देखा, क्या आप में से कोई आगे जाना चाहता है? वे कुछ नहीं बोले। कौन हिम्मत करेगा? कोई नहीं करेगा। उनमें से सबसे ताकतवर हुआ त्यानयुवान भी हिम्मत नहीं करेगा। क्या मजाक है?
यांग ये तो तलवार के एक ही झटके से जियांग वुचेन का सफाया करने में सक्षम था, तो वे इस तरह के हमले का विरोध कैसे कर सकते थे? कोई नहीं। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, तो मैं जा रहा हूं। उसके बोलते बोलते यांग ये चलने लगा। इस बार यांग ये पहले की तरह तेजी से नहीं भागा। वह धीरे धीरे चल रहा था, मानो वह उनका पीछा करने का इंतजार कर रहा हो। क्या हम वाकई उसे जाने देंगे? सु दाओमिंग ने धीमी आवाज में कहा। वह जियांग यूचेन को इसलिए मार पाया क्योंकि उसकी तलवार और तलवार चलाने की तकनीक थी। यह बहुत भयानक था, इसलिए यह निश्चित रूप से असाधारण रूप से बहुत ज्यादा ऊर्जा को खत्म कर देता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसके पास कोई गहरी ऊर्जा नहीं बची है या वह प्रतिक्रिया से पीड़ित है। अगर हम अभी हमला करते हैं तो हम उसे जरूर मार पाएंगे। जब तक हम उसे मार देते हैं, हम सभी परमिट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। परमिट। परमिट का जिक्र सुनते ही उनकी आंखें चमक उठीं। वे बड़ी दुनिया में प्रवेश करने के परमिट के लिए रेडियंट आयाम में आए थे। अब उन्हें बस यांग यी को मारना था और वे सभी परमिट प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो परमिट उनके सामने ही थे। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया और जोखिम उठाने का फैसला किया। इस बीच यांग ये ने अचानक चलना बंद कर दिया। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग, जो हमला करने वाले थे, मौके पर ही अचंभित रह गए, और फिर उन्होंने न केवल हमला करने के अपने इरादे त्याग दिए, बल्कि वे पूरी तरह से सतर्क भी हो गए। उन्हें अभी भी यांग ये का हमला साफ साफ याद है। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, आप सभी लोग परमिट हासिल करने के लिए नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स को मारने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी को नेदर पवेलियन के बारे में कुछ पता है? कुछ देर की खामोशी के बाद हुआ त्यानयुवान ने धीमी आवाज में कहा, एक डायमंड रैंक की शक्ति। उनके हॉल मास्टर्स में से हर एक असाधारण ताकत वाले प्रतिभाशाली हैं। यांग ये ने पूछा, और क्या? हुआ त्यानयुवान ने उत्तर दिया, बस इतना ही। यांग ये आश्चर्यचकित था, बस इतना ही। हुआ त्यानयुवान ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या यह सब नहीं है? यांग ये का चेहरा काफी देर तक कठोर रहा, और फिर उसने सिर हिलाया, अब मैं समझ गया। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि ये जुनहुआन, जिसे सुअर की सवारी करने वाली महिला ने पहले मारा था, और उसके पहले के सभी लोगों ने आकर उन महिलाओं के सिर नीचे के मंडप से ले जाने की हिम्मत क्यों की थी? क्यों? क्योंकि वे नीचे के मंडप की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके प्रति उनकी समझ केवल इस तक सीमित थी कि यह एक डायमंड रैंक की शक्ति है जिसमें हॉल मास्टर्स के पास असाधारण ताकत है। बस इतना ही। यदि यह केवल इसी पर आधारित था, तो फिर नेदर पवेलियन वास्तव में बिल्कुल भी डरावना नहीं था। लेकिन क्या यह सच था? यह निश्चित रूप से नहीं था। नेदर पवेलियन निचले आयामों से नहीं था। हालांकि यांग ये को नहीं पता था कि वे यहाँ क्यों रह रहे थे, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि निचले आयाम की शक्तियां या इन लोगों जैसे विशेषज्ञ निश्चित रूप से नेदर पवेलियन के सामने कुछ भी नहीं थे। सिर्फ अंधी युवती ही उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वे भी एक खतरा थे। बेशक सिर्फ उनका समूह नेदर मैडन और अन्य लोगों को डराने में असमर्थ था, लेकिन हर जगह से प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ रेडियंट आयाम में एकत्र हो रहे थे। एक बार जब ब्लाइंड मैडन युद्ध में फंस गया, तो ये राक्षसी प्रतिभाशाली लोग नेदर मैडन और अन्य लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा खतरा नहीं होंगे, बल्कि वे एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। अगर दूसरों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तो भी उसके सामने मौजूद इन चंद लोगों की संयुक्त सेना ही उसे उनसे भागने पर मजबूर कर सकती थी। फिर भी वे और भी ज्यादा प्रतिभाशाली लोग थे जो वहां दौड़ रहे थे। शायद वहां कुछ बुरे लोग भी होंगे। आखिरकार बड़ी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति उनके लिए वाकई काफी लुभावना थी। उन बुरे लोगों के अलावा बड़ी दुनिया के विशेषज्ञों के पास निश्चित रूप से अन्य बैकअप योजनाएं होंगी, क्योंकि वे ताकतें जो नेदर पवेलियन के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती थीं, वे निश्चित रूप से इसकी असली ताकत से वाकिफ थीं। दरअसल नेदर मैडन और अन्य लोगों को चले जाना चाहिए था। आखिरकार इस तरह के समय में संघर्ष को अस्थायी रूप से टालना सबसे अच्छा था। अगर वे चले गए, तो ये लोग निश्चित रूप से उन्हें ढूंढने में असमर्थ होंगे। हालांकि वे नहीं गए। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा कि वे मूर्ख थे। जहां तक उसका सवाल था, निश्चित रूप से एक कारण था कि वे रेडियंट आयाम में क्यों रह रहे थे। क्योंकि उसे याद आया कि नेदर मैडन ने कहा था कि हॉल मास्टर्स शुरुआत में रेडियंट आयाम में नहीं थे, फिर भी उनमें से अधिकांश अब वहां थे। यांग यी कुछ देर तक चुप रहा, और फिर अचानक उसकी भौहें तन गईं और उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। मैं अब और नहीं रुक सकता। उसने 2 बार हेवनरेंट का असली रूप धारण किया था, इसलिए उसके अंदर की गहन ऊर्जा सूख गई थी और उसकी शारीरिक शक्ति अपनी सीमा तक समाप्त हो गई थी। वह बस खुद को बलपूर्वक सहारा दे रहा था, और अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि यांग ये तुरंत वहां से नहीं गया। उसने हुआ त्यानयुवान के समूह को देखा और मुस्कुराया, क्या आप सभी हमला करने जा रहे हैं या नहीं? हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों की पलकें झपकने लगी, लेकिन वे चुप रहे। अगर तुम नहीं करोगे, तो मैं जाऊंगा। यांग ये का चेहरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया।
उसने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी, ताकत जुटाई और अपनी तलवार खींचने ही वाला था। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर अचानक से भाव बदल गए और वे लगभग 3 किलोमीटर पीछे चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने चारों ओर गहरी ऊर्जा की दीवारें बना लीं और अपने सामने की जगह को संयुक्त रूप से मजबूत कर लिया। यांग ये पीछे की ओर नहीं चला, बल्कि उनकी ओर चलने लगा। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था, जबकि उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। आओ, बताओ तुम में से कौन मरना चाहता है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपनी तलवार के एक ही झटके से तुम्हें खत्म कर दूंगा। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वह स्वाभाविक रूप से जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा सका। एक बार जब उसने जाने की कोशिश की, तो बहुत संभावना थी कि वे उसके खिलाफ सेना में शामिल हो जाएंगे। अभी उसके और उनके समूह के बीच एक संतुलन था। अगर वह एक कदम पीछे हटता, तो वे निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ जाते। इस स्थिति से निकलने का एकमात्र उपाय उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर करना था। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग उस स्थान पर स्थिर खड़े रहने में असमर्थ थे जब उन्होंने यांगे को अपनी ओर आते देखा। यांग यी की तलवारबाजी का विरोध करना असंभव था। जैसा कि यांग यी ने कहा था, वह हमला किसी को भी मार देगा। कुछ क्षण का मौन रहा, फिर हुआ त्यानयुवान ने धीमी आवाज में कहा, चलो अब पीछे हटते हैं। जब वे पीछे हटने ही वाले थे, तभी अचानक एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी, अपनी तलवार निकालो। आगे बढ़ो और इसे निकालो। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि बिना किसी गहन ऊर्जा के कोई व्यक्ति तलवार चलाने की कला को कैसे अंजाम दे सकता है। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने आवाज सुनते ही तुरंत चलना बंद कर दिया। इस बीच यांग यी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अब यह शर्मनाक है। अध्याय 1382 हेवन रेंड हमेशा अपने लक्ष्य को मारता है। अब यह शर्मनाक है। यांग यी का चेहरा थोड़ा सा झपका और फिर उसने मुड़कर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर देखा। उसने देखा कि एक महिला वहां से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसने एक टाइट ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जिससे उसके कर्व्स साफ साफ दिख रहे थे। खास तौर पर उसकी छाती पर मौजूद बड़े बड़े उभार। उसकी ड्रेस ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था और वे लोहे की गेंदों की तरह लग रहे थे। हालांकि उसकी त्वचा बिल्कुल भी खुली नहीं थी, लेकिन इसने दूसरों को उसे पकड़ने के लिए उकसाया। उसकी शक्ल सूरत को बेहद खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह बेहद आकर्षक थी। खास तौर पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम लगती थीं, और वे दूसरों को उन पर कुछ और नजरें डालने से रोक नहीं पाती थीं। यांग यी को स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह निश्चित रूप से परमिट के लिए यहाँ आई थी। चूंकि वह तुरंत समझ गई थी कि वह किस स्थिति में था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह कितनी मजबूत थी। उनसे लड़ो, एक बनाम 6। अगर वह अपनी तलवार को 6 बार और खींच सकता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। हालांकि इसे फिर से खींचना तो दूर की बात है, अगर यह कुछ समय तक और चलता रहा, तो चलना भी एक समस्या होगी। इसके अलावा निश्चित रूप से अधिक लोग दौड़ते हुए आएंगे, और उन सभी के पास निश्चित रूप से कुछ स्तर की क्षमता होगी। जाहिर है, वे उसे जीवित नहीं रहने देंगे। वह 5 परमिट के लायक था। उसका सिर नेदरमैडन और अन्य की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। इसके अलावा वह भी कमजोर था। तो क्या कोई ऐसे प्रलोभन का विरोध कर सकता था? तुम अपनी तलवार नहीं खींच रहे हो। इस बीच महिला अचानक मुस्कुराई और फिर उसने हुआ त्यानयुवान को देखा। उसके पास कोई गहन ऊर्जा नहीं बची है। इसके अलावा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर खड़ा है। अगर तुम हमला करोगे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। 5 परमिट तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम नहीं चाहते, तो मैं इसे ले लूंगी। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग सतर्कता से उसकी ओर देख रहे थे। वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वे उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ हैं, और किसी को भी कम आंकने का नतीजा मौत हो सकती है। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था। काले कपड़े वाली महिला अचानक मुस्कुराई, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई इसे लेने की? हुआ त्यानयुवान ठंडी हंसी हंसा, क्या योजना है? आप चाहते हैं कि हम उसका परीक्षण करें और देखें कि क्या उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता है, और फिर आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, यह वास्तव में एक अच्छी योजना है। शायद यांग ये वाकई सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति के दम पर डटा हुआ था। हालांकि क्या कोई गारंटी दे सकता है कि उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं था? इसके अलावा, अगर उसके पास नहीं था तो क्या होगा? अगर वह अभी भी अपनी तलवार खींच सकता था तो क्या होगा? यह पूरी तरह से असंभव नहीं था, क्योंकि वह यांग ये को देख रहा था, और यांग ये बहुत शांत था। ऐसा लगा जैसे यांग ये पूरी तरह से बिना किसी डर के था। यह बहुत ही समझ में आने वाली बात थी कि हुआ त्यानयुवान के समूह और महिला दोनों ने यांग ये पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यदि यांग ये एक साधारण व्यक्ति होता, तो क्या इस विशाल संसार में कोई उसके सिर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाता? चाहे परमिट कितना भी कीमती क्यों न हो, उसका उपयोग करने के लिए उनका जीवित रहना जरूरी था।
जब हुआ त्यानयुवान ने उसके इरादों को उजागर किया तो उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और वह बस हंस पड़ी। चूंकि तुमने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है तो उसका सिर मेरा है, लियान सुयाओ। लियान सुयाओ। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। हुआ त्यानयुवान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम वही लियान सुयाओ हो जिसने 100 सांसों के भीतर 3 अर्ध देवताओं को मार डाला था। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी, क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग जब उसे यह स्वीकार करते हुए सुना तो सतर्क हो गए। हजारों दुनियाएं थीं। जबकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी दुनिया में सर्वोच्च शासन कर सकता है, वही प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। केवल वे लोग जिनके नाम अन्य प्रतिभाशाली लोगों को पता थे, वे सच्चे विशेषज्ञ थे। जाहिर है, लियान सुयाओ ऐसी ही एक व्यक्ति थी। वह प्रसिद्ध थी क्योंकि उसने अपने दम पर 3 अर्ध देवताओं से लड़ाई की थी और वे तीनों युद्ध में मारे गए थे। इसके अलावा इसमें 100 सांसों से भी कम समय लगा था। उस लड़ाई के माध्यम से उसने अपना नाम बनाया था। भले ही हुआ त्यानयुवान के समूह में उनमें से 5 थे, लेकिन वे इस तरह के राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते समय बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि वे उससे डरते भी नहीं थे। वे नए नहीं थे। शायद वे उसे एकल मुकाबले में नहीं हरा सकते थे, लेकिन अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो उसे निश्चित रूप से उनसे डरना पड़ता। अन्यथा वह ऐसी योजनाओं का उपयोग करने की कोशिश नहीं करती और बस उन्हें चुप रहने के लिए कहती। यांग ये के चेहरे पर उदासी थी, या इसे काफी भद्दा कहा जाना चाहिए। उसे लगा कि उसकी किस्मत वाकई खराब है। वह बस उन्हें विदा करने आया था, लेकिन उसने खुद को यहाँ फंसा लिया। एक के बाद एक यहाँ आ रहे थे और हर कोई पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर था। शायद थोड़ी देर बाद कोई और आ जाए और फिर वह व्यक्ति भी उसके साथ परेशानी मोल ले। दरअसल बाद में इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। लियान सुयाओ नाम की वह महिला भी उसके साथ परेशानी मोल लेना चाहती थी। लियान सुयाओ धीरे धीरे यांग ये की दिशा में चला गया और मुस्कुराया, वे आपके सिर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूँ। आपका सिर इतना मूल्यवान क्यों है? क्या यह दिव्य क्रिस्टल से बना है? यांग ये ने उदासीनता से कहा, तुम यह चाहते हो? लियान सुयाओ ने हंसते हुए कहा, इतना शांत मत बनो। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। अगर तुम अपने चरम पर होते तो मुझे वाकई डरना पड़ता, लेकिन अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति में हो तो मैं तुम में से 10 से लड़ सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर अचानक पारदर्शी हो गया और फिर यांग ये के चारों ओर से अनगिनत महीन सुई के आकार की प्रकाश किरणें चमक उठीं। उसके बाद वे यांग ये की ओर बढ़ गईं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें क्रूरता दिखाई देने लगी। छोटा भंवर उसके भीतर घूम रहा था। हालांकि यांग ये अचानक स्तब्ध लग रहा था और फिर वह शांत हो गया। टकराना। कई धमाके हुए। लगभग 10 सांसों का समय बीतने के बाद प्रकाश की सभी किरणें गायब हो गईं और फिर यांग ये उनके सामने प्रकट हुईं। यांग ये पूरी तरह से सुरक्षित थी। लियान सुयाओ, हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे उदास हो गए थे क्योंकि किसी ने यांग ये की सहायता की थी। कौन था? लियान सुयाओ और अन्य लोगों को नहीं पता था, लेकिन यांग ये को पता था। यह बाउंड्री मैडन थी जिससे वह पहले एक बार मिल चुका था। जब वह हमला करने वाला था तो उसके चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया था। वह यहाँ थी, लेकिन उसने खुद को नहीं दिखाया था। यहाँ से चले जाओ। अचानक लियान सुयाओ का चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक पल में 5 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में जगह हिंसक रूप से हिल गई, लेकिन यहाँ की हिलती हुई जगह को शांत होने में बस एक पल लगा। लियान सुयाओ की आंखों में एक भयंकर नजर चमक उठी जब उसने अपनी हथेली को दबाने से पहले उसे ऊपर उठाया। चकनाचूर हो जाओ। टकराना। 30 किलोमीटर के क्षेत्र में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास का वातावरण एकदम से काला अंधकार से ढक गया। उसके बाद ब्लैक होल के भीतर से कई विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही समय बाद यहाँ की जगह की मरम्मत कर दी गई। यांग ये उनके सामने आया और उसके बगल में हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला खड़ी थी। वह स्वाभाविक रूप से बाउंड्री मैडन थी। नीदर पवेलियन। लियान सुयाओ के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मुझे पता था कि यह काम आसान नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, हॉल मास्टर्स में से सिर्फ एक ही पहले से इतना मजबूत है। अगर सभी अन्य हॉल मास्टर्स यहाँ हैं, टीएस बोलते समय वह बार बार आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी और काफी सतर्क लग रही थी। जाहिर है, उसे डर था कि नेदर पवेलियन के और भी हॉल मास्टर आ गए हैं। बाउंड्री मैडन ने लियान सुयाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस यांग ये को देखती रही। तुम क्यों नहीं चले गए? उसने पहले भी उसकी मदद की थी ताकि वह जा सके, लेकिन यांग ये ने ऐसा नहीं किया था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बाउंड्री मैडन थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर उसने उसे परखते हुए कहा, तुम्हारी गहन ऊर्जा सूख गई है और तुम्हारी शारीरिक शक्ति अपनी सीमा से परे समाप्त हो गई है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। यांग ये कितना भी मोटा क्यों ना हो, जब उसने उसे इस तरह से नंगा किया तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह जाना चाहता था, लेकिन जैसा कि उसने कहा था, वह अब और नहीं जा सकता था।
अगर उसके पास चौंकाने वाली इच्छा शक्ति नहीं होती तो वह अभी खड़े होने की क्षमता भी नहीं रखता। हेवनरेंड ने हमेशा अपने लक्ष्य को मार डाला। हालांकि इसके साथ होने वाली खपत ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह वास्तव में सहन नहीं कर सकता था। यहाँ स्थिति गतिरोध में थी। लियान सुयाओ किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था और उसने हमला नहीं किया, और हुआ त्यान युवान के समूह के लिए भी यही स्थिति थी। इस समय उन्होंने देखा था कि नेदर पवेलियन का हॉल मास्टर कितना भयानक था, और उन्होंने अब अपने विरोधियों को कम आंकना बंद कर दिया था। इसके अलावा वे इस बात से भी चिंतित थे कि लियान सुयाओ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जहां तक लियान सुयाओ की बात है, वह वास्तव में हुआ त्यान युवान के समूह के प्रति भी सतर्क थी। वह एकल मुकाबले में उनमें से किसी से भी नहीं डरती, लेकिन वे एक समूह में थे। उनकी ताकत 5 अर्ध देवताओं से जरा भी कमजोर नहीं थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति आशंकित थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी हमला नहीं किया। यांग ये ने पूछा, केवल आप ही आए? यांग ये ने स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न ध्वनि संचरण के माध्यम से पूछा था। बाउंड्री मैडन ने जवाब दिया, आप क्या सोचते हैं? उसने भी वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए जवाब दिया था। यांग ये आश्चर्यचकित था, उनके पास इतने सारे लोग हैं, फिर भी उन्होंने आपको अकेले आने को कहा। तुम गलत हो, उसने आगे कहा, मैं यहाँ रेडियंट आयाम से नहीं आई हूँ। मैं कहीं और से वापस आ रही थी और संयोग से तुमसे टकरा गई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। वे रेडियंट आयाम में हैं, इसलिए उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम यहाँ दुश्मनों से भिड़ चुके हैं। यांग ये स्तब्ध रह गया, और वह बहुत देर तक स्तब्ध रहा। फिर उसने कहा, नीदर मैडन और बाकी लोग नहीं जानते कि हम मुसीबत में हैं। दूसरे शब्दों में, हम दोनों बनाम वे 6। वह उदासीनता से बोली, यह उन 6 के विरुद्ध एक है। यांग ये ने पूछा, आप उनसे अकेले लड़ने जा रहे हैं? उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम उनसे लड़ने जा रहे हो? मैं भाग जाऊंगी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। अचानक लियान सुयाओ ने हुआ त्यान युवान को देखा और कहा, अगर हम एक दूसरे से आशंकित होते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसके 2 प्रकार के परिणाम होंगे। पहला यह कि वे भाग जाएंगे, और दूसरा यह कि वे हमें तब तक व्यस्त रखेंगे जब तक कि और लोग न आ जाएं। चाहे जो भी परिणाम हो, यह हम में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम मिलकर पहले उनसे निपट सकते हैं। जहां तक पुरस्कारों को विभाजित करने की बात है, तो हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने उसकी बात सुनी। वह वास्तव में बहुत घमंडी है। ऐसी बातें कहते समय उसने वास्तव में आवाज का इस्तेमाल भी नहीं किया। आखिरकार यह यांग यी और बाउंड्री मैडन के प्रति तिरस्कार का एक रूप था। बाउंड्री मैडन का चेहरा शांत और पूरी तरह से संतुलित था। इस बीच हुआ त्यान युवान कुछ देर के लिए चुप रहा, और फिर उसने सिर हिलाया, ठीक है। दरअसल लियान सुयाओ ने वही कहा था जो वह कहना चाहता था। जब उसने उसे सहमत होते सुना तो लियान सुयाओ ने तुरंत कहा, हमला करो। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, उसका स्वरूप वहीं गायब हो गया। यांग ये कमजोर है, पहले उसका सिर काट लो। हुआ त्यान युवान की आवाज उसके समूह के अन्य 4 लोगों के दिमाग में गूंज उठी, और फिर वे बाउंड्री मैडन और यांग ये की ओर बढ़े। अध्याय 1383। मैं इसे ज्यादा समय तक दबा नहीं सकता। वे पहले यांग ये का सिर क्यों लेना चाहते थे? यह बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांग ये का सिर सबसे कीमती था। यांग ये के सिर की कीमत सबसे अधिक थी, और यह नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर से भी अधिक मूल्यवान था। जब तक वे यांग ये का सिर ले लेते, उनमें से प्रत्येक परमिट प्राप्त कर सकता था। इस तरह वे अपना लक्ष्य पूरा कर लेते। इसके अलावा यांग ये स्पष्ट रूप से कमजोर अवस्था में था, इसलिए उसे मारने का यह वास्तव में सबसे अच्छा समय था। यांग ये भी लियान सुयाओ का लक्ष्य था। इसी तरह यांग ये का सिर सबसे कीमती और लेने में सबसे आसान था। जब तक वह उसका सिर पकड़ लेती, वह मुड़कर चली जाती। नेदर पवेलियन के विशेषज्ञ साधारण नहीं थे, और उसे अपने से पहले इस हॉल मास्टर को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। हालांकि उसे अभी यांग ये को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। यांग ये का चेहरा उतर गया जब उसने देखा कि उनकी सारी आभाएं उस पर टिकी हुई थीं। कहने की जरूरत नहीं है कि मो शियाओलिंग की योजना वाकई अच्छी थी। आखिरकार अगर उसे अपनी जिंदगी के इनाम के तौर पर परमिट मिले होते, तो क्या निचले आयाम के विशेषज्ञ दिन रात उसका पीछा नहीं करते? इसके अलावा यह सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं होगी, बल्कि पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग भी शायद अब तक उसे निशाना बनाना शुरू कर चुके होंगे। बेशक अभी उसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उसे अपने सामने खड़े लोगों के बारे में चिंता करनी थी। यांग ये ने बाउंड्री मैडन की ओर एक नजर डाली, फिर भी उसने देखा कि वह उसे मदद देने का कोई इरादा नहीं रखती थी। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कस लीं और स्टेलर वार तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से स्टेलर वार तकनीक को निष्पादित नहीं करने वाला था, और वह केवल अपने शरीर में तारकीय ऊर्जा खींच रहा था। भले ही अब उसके शरीर में तारकीय ऊर्जा खींचना उचित न हो। आखिरकार उसका शरीर अपनी सीमा तक थक चुका था।
इसलिए अगर वह बलपूर्वक अधिक शक्ति का उपयोग करता तो उसे केवल थकावट का अनुभव नहीं होता। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। बाउंड्री मैडन एकल मुकाबले में कुशल नहीं थी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनके सामने 6 विशेषज्ञ थे। जहां तक कियोन क्यू की बात है, उसने पहले कियोन क्यू को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। यांग ये को नहीं पता था कि कियोन क्यू अभी भी काले ड्रैगन की ऊर्जा को पचा रहा था या कियोन क्यू सो रहा था। किसी भी मामले में वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह अभी उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय जब यांग ये अपने शरीर में तारकीय ऊर्जा खींचने वाला था, नीचे से एक प्रकाश स्तंभ ऊपर की ओर उछला। यह बहुत तेज था और तुरंत यांग ये और बाउंड्री मैडन के सामने आ गया, और फिर यह लियान सुयाओ और अन्य लोगों की ओर बढ़ा। इस अप्रत्याशित हमले से उनके चेहरे पर भाव बदल गए। हालांकि वे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने एक साथ हमला किया और तुरंत प्रकाश के स्तंभ को चकनाचूर कर दिया। हालांकि जब प्रकाश का स्तंभ नष्ट हो गया तो यांग ये और बाउंड्री मैडन दूर गायब हो गए। उनके पीछे जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियान सुयाओ ने अपना दाहिना पैर नीचे किया और 30 किलोमीटर दूर दिखाई दी। उसकी गति चौंकाने वाली थी। हुआ त्यानुवान और अन्य लोगों ने संकोच नहीं किया और उन्होंने यांग ये और बाउंड्री मैडन का पीछा किया। लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और वे अपने और यांग यी के समूह के बीच के अंतर को कम कर रहे थे। बाउंड्री मैडन यांग ये के बगल में थी और वह अभी उसे पकड़े हुए थी। उनके आगे थोड़ी ही दूर पर एक और महिला थी। यांग ये उससे पहले मिल चुका था। न केवल वह उससे मिला था, बल्कि उसके साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। यह लाइट मैडन था। यांग ये ने पूछा, आपने उन्हें सूचित किया? बाउंड्री मैडन ने सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, तुम में से सिर्फ एक ही यहाँ क्यों आया है? अगर नेदर मैडन, ओब्लिवियन मैडन और सुअर की सवारी करने वाली महिला भी आ जाती तो उनके पक्ष को लियान सुयाओ के समूह से डरने की जरूरत नहीं होती। यह इस हद तक था कि उनके लिए लियान सुयाओ के समूह का सफाया करना मुश्किल नहीं होता। बाउंड्री मैडन ने गंभीरता से कहा, हमें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। यांग ये ने गंभीरता से पूछा, आखिर क्या हो रहा है? इस समय उसने देखा कि बाउंड्री मैडन के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। बाउंड्री मैडन ने अपना सिर हिलाया और चुप रही। यांग ये ने बाउंड्री मैडन की ओर देखा और फिर से इसके बारे में नहीं पूछा। नेदर पवेलियन उसके लिए एक रहस्य था और वह जानता था कि वे निश्चित रूप से रेडिएंट आयाम पर कुछ कर रहे थे। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। अन्यथा इसने बड़ी दुनिया के विशेषज्ञों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया होता। यांग ये और बाउंड्री मैडन लाइट मैडन के अनुरक्षण में रेडिएंट आयाम के ऊपर आकाश में पहुंचे। हालांकि लियान सुयाओ और अन्य लोग उनका पीछा करते हुए यहां पहुंच गए थे। यांग ये बोलने ही वाले थे कि सुअर पर सवार महिला और नेदर मैडन उनके सामने आ गए। सुअर पर सवार महिला ने बाउंड्री मैडन को देखा और कहा, आपका स्वागत है। बाउंड्री मैडन ने सिर हिलाया, मैं बहुत देर से नहीं आई हूं, है ना? सुअर पर सवार महिला जवाब देती है, वास्तव में नहीं। बाउंड्री मैडन ने एक शब्द भी नहीं बोला और वह बस नीचे गिरकर गायब हो गई। बाउंड्री मैडन के चले जाने के बाद सुअर की सवारी करने वाली महिला की नजर यांग ये पर पड़ी। उसने उसे परखा और कहा, तुम वाकई बहुत दृढ़ निश्चयी हो। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। वह बोलने ही वाला था कि उसने आगे कहा, दरअसल यह हमारा अपना मामला है, इसलिए तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। यह बहुत जटिल मामला है। यहाँ तक कि वह महिला, लेडी, जिसने उस दिन तुम्हारी मदद की थी, इस मामले में हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। इसलिए यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन अभी यह मेरा फैसला नहीं है। मुझे न चाहते हुए भी यह करना होगा। कोई मुझे भी मारना चाहता है और मेरे सिर पर जो कीमत है वह तुम सबसे ज्यादा है। यह 5 परमिट है। मैं अभी उनका नंबर 1 लक्ष्य हूँ। तुम सब सिर्फ उनके दूसरे लक्ष्य हो। 5 परमिट। उसकी आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने यांग यी को काफी देर तक देखा और फिर बोली, तुम्हारी परेशानी पैदा करने की क्षमता वाकई असाधारण है। निचले आयामों से किसी का वास्तव में बड़ी दुनिया में एक दुश्मन है। तुमने यह कैसे हासिल किया? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच नेदर मैडन ने कहा, जाओ और स्वस्थ हो जाओ। वह अभी भी सबसे अच्छी है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं पहले ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उसी स्थान पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और फिर उसने दिव्य क्रिस्टल का एक बड़ा ढेर निकाला और उनमें से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। यांग ये के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत किस्में तुरंत प्रकट हुईं और फिर उसकी ओर बढ़ने लगीं। अंत में यह सब उसके भीतर के आदिम शिवालय द्वारा अवशोषित कर लिया गया और आदिम शिवालय से बैंगनी ऊर्जा के धागों को बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद बैंगनी ऊर्जा को यांग ये के शरीर ने तेजी से अवशोषित कर लिया। इस बीच लियान सुयाओ का समूह रुक गया जब उन्होंने नेदर मैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा।
वे सतर्क थे। उनकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं क्योंकि वे नेदरमैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती को देख रहे थे। उन सभी ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था, इसलिए वे एक ही नज़र में खतरे को भांपने में सक्षम थे। सुअर पर सवार युवती के केवल 2 अन्य साथी थे, लाइटमैडन और नेदरमैडन। यह 3 बनाम 6 था। कुछ देर की खामोशी छा गई और फिर लियान सुयाओ ने हुआ त्यानयुवान को देखा। हुआ त्यानयुवान ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने सिर हिलाया। मैं उस महिला से सुअर पर निपट लूंगा। तुम सब बाकी 2 से निपट लो। जैसे ही लियान सुयाओ ने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत मौके पर गायब हो गई, और जब वह सुअर पर सवार युवती के सामने थी, तो उसकी आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। उसके बाद, उसने अपनी हथेली को पलटा और उसे आगे की ओर पटक दिया। उसकी हथेली के सामने अंतरिक्ष कांप उठा और बिजली की तरह गड़गड़ाहट हुई। सुअर पर सवार महिला का चेहरा शांत हो गया जब उसने देखा कि ताड़ का पत्ता उसकी ओर आ रहा है, और फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी लाठी आगे की ओर घुमा दी। बैंग बैंग बैंग। लियान सुयाओ और सुअर पर सवार महिला के बीच भीषण युद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच, नेदरमैडन और लाइटमैडन हुआ त्यानयुवान के समूह के साथ युद्ध में थे। भले ही हुआ त्यानयुवान के पक्ष को संख्या में बढ़त हासिल थी, लेकिन उन्हें नेदरमैडन और लाइटमैडन पर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसलिए नेदरमैडन और लाइटमैडन को भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय के लिए, वे युद्ध में बराबरी पर थे। उल्लेखनीय बात यह थी कि लाइटमैडन, नेदरमैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती केवल अर्ध सम्राट थे, जबकि हुआ त्यानयुवान और अन्य शून्यवादी थे। इस बीच, यांग ये ने पागलों की तरह उन दिव्य क्रिस्टलों से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती गई, उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होता गया। उसी समय, उसके भीतर कुछ गहन ऊर्जा प्रकट हुई। यांग ये उस समय स्थिति का निरीक्षण कर रहा था जब वह आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उसकी नज़र सुअर की सवारी करने वाली महिला और लियान सुयाओ पर पड़ी। यांग ये वास्तव में लियान सुयाओ से काफी हैरान था, क्योंकि सुअर की सवारी करने वाली युवती के साथ भीषण युद्ध में वह वास्तव में किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आई थी। इसके अलावा, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, वह और मजबूत होती गई। सुअर पर सवार युवती भी कमजोर नहीं थी, तथा जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, उसका आभामंडल भी मजबूत होता जा रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि उनकी लड़ाई बहुत रोमांचक थी। चाहे युद्ध का अनुभव हो या तकनीक का इस्तेमाल, दोनों ने ही इसमें महारत हासिल की। यह कहा जा सकता है कि यह आंखों के लिए एक दावत थी। वे सचमुच महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। चाहे वह लियान सुयाओ हो, हुआ त्यानयुवान हो या उनके समूह के अन्य लोग, वे सभी सच्चे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यांग ये ने रेडियंट आयाम और डार्क हेल कॉन्टिनेंट की यात्रा की थी, लेकिन वह युवा पीढ़ी में शायद ही कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिला हो। उसके दिल में, केवल नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर ही साधना के उसी क्षेत्र में उसके खिलाफ जा सकते थे। हालांकि, उसके सामने के दृश्य ने उसे बताया कि इस दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो उसके बराबर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआ त्यानयुवान और अन्य ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी नहीं थे। यदि शीर्ष 10 से नीचे वाले पहले से ही इतने शक्तिशाली थे, तो क्या शीर्ष 5 देवताओं को मारने में सक्षम नहीं होंगे? यांग ये जब इस बिंदु तक सोच रहा था तो उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। भले ही उसे बड़ी दुनिया में प्रवेश करने के परमिट की परवाह नहीं थी, लेकिन ये लोग वास्तव में इसकी इच्छा रखते थे। दूसरे शब्दों में, ड्रैगन रैंकिंग में शीर्ष 10 भी उसकी तलाश में आ सकते हैं। टकराना। इसी बीच अचानक दूर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। यांग ये ने ऊपर देखा और पाया कि सुअर की सवारी करने वाली युवती और लियान सुयाओ अलग हो गए थे। लियान सुयाओ सुअर की सवारी करने वाली महिला को घूर रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेडियंट आयाम में आपके जैसी प्रतिभा होगी। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने लियान सुयाओ की ओर उदासीनता से देखा। तुम खुद भी बुरे नहीं हो। मुझे तुम्हें एक सलाह देने की अनुमति दो। परमिट के बारे में भूल जाओ और रेडियंट आयाम से दूर चले जाओ। अन्यथा, अगर तुम्हें 100 परमिट भी दिए जाएं तो भी यह बेकार होगा, क्योंकि तुम उनका उपयोग करने के लिए जीवित नहीं रहोगे। लियान सुयाओ ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें इतना भरोसा है? सभी प्रतिभाशाली लोग आत्मविश्वासी होते हैं। इसी तरह, कई मौकों पर वे अहंकारी भी होते हैं। सुअर पर सवार युवती ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बस अपने नीचे मौजूद विशाल सफेद सुअर को थपथपाया। गर्जन। सुअर ने दहाड़ लगाई और फिर बिजली की तरह आगे बढ़ा। जैसे ही वह लियान सुयाओ के सामने पहुंचा, युवती की नुकीली छड़ी सीधे लियान सुयाओ पर गिर पड़ी। लियान सुयाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी हथेलियां थोड़ी कांप उठीं, और फिर उसने उन्हें कसकर पकड़ लिया और आगे की ओर पटक दिया। टकराना। उनके बीच का स्थान तुरंत ढह गया, लेकिन स्वर्गदाव के नियमों द्वारा उस स्थान की मरम्मत होने में अधिक समय नहीं लगा। सुअर पर सवार युवती और लियान सुयाओ ने हवा में एक दूसरे को देखा। टकराना। सुअर पर सवार युवती अभी हमला करने ही वाली थी कि नीचे से एक विस्फोट की आवाज आई, जिससे आकाश हिल गया। इस समय आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे।
सभी ने लड़ना बंद कर दिया और नीचे देखने लगे। इस बीच नीचे से बाउंड्री मैडन की कांपती आवाज आई, मैं इसे ज्यादा देर तक दबा नहीं सकती। अध्याय 1384। क्या आप? वह इसे और अधिक समय तक दबा नहीं सकती। यांग ये ने भौहें से कुढ़ी, जबकि उसकी आंखों में हैरानी भरी हुई थी। वे वहां नीचे क्या कर रहे हैं? एक क्षण का मौन छा गया, और फिर एक सुअर पर सवार महिला ने लाइट मैडन को देखा और कहा, सातवीं बहन, आप नीचे जाएं। प्रकाश युवती ने हल्का सा सिर हिलाया, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो नीचे गायब हो गई। केवल नेदर मैडन और सुअर पर सवार युवती ही यहां रह गईं। 2 विरुद्ध 6। लियान सुयाओ और हुआ त्यानयुवान ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एक साथ मौके पर ही गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनमें से एक ने सुअर की सवारी करने वाली युवती पर हमला किया और दूसरे ने नेदर मैडन पर हमला किया। इसके अलावा सू दाओमिंग और अन्य लोग हुआ त्यानयुवान के पीछे पीछे चल रहे थे। 5 विरुद्ध 1। यांग ये अचानक उठ खड़ा हुआ। वह स्वाभाविक रूप से सिर्फ यह नहीं देख सकता था कि उनमें से 5 लोग नेदर मैडन पर हमला कर रहे हैं। हालांकि जब यांग ये हमला करने ही वाला था तो नेदर मैडन ने अचानक कहा, अभी संभल जाओ, मेरी बात सुनो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नेदर मैडन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। स्वूश! एक काली लोहे की जंजीर बिजली की तरह आगे बढ़ी, और उसने उसे पकड़ लिया और क्षैतिज रूप से घुमाया। एक पल में पूरा आकाश जंजीरों की छवियों से ढक गया, और उन्होंने हुआ त्यानयुवान के समूह को घेर लिया। उसने अकेले ही 5 मुकाबले लड़े। यांग ये ने अपने हाथ कस लिए और सोच रहा था कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए। अचानक सुअर की सवारी करने वाली युवती ने कहा, देखना बंद करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। बाद में तुम्हें मदद करने का मौका मिलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग यी पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे लियान सुयाओ की ओर बढ़ गई। यांग यी एक पल के लिए चुप रहा, और फिर वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। अब वह लगभग 30% तक ठीक हो चुका था, और उसकी गहन ऊर्जा लगभग 20% तक ठीक हो चुकी थी। इसलिए भले ही वह युद्ध में शामिल हो जाए, लेकिन वह कोई मदद नहीं कर पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे ठीक होना था। लगभग 15 मिनट बाद लियान सुयाओ ने नेदर मैडन और हुआ त्यानयुवान के समूह की ओर देखा। उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया जब उसने देखा कि वे अभी भी नेदर मैडन को मारने में सक्षम नहीं थे। उसने सोचा था कि चूंकि वे उसके 5 बनाम 1 से लड़ रहे थे, इसलिए वे उसे जल्दी से मार पाएंगे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे जल्दी से मारने में विफल हो जाएंगे और उसके साथ युद्ध में भी उलझ जाएंगे। लियान सुयाओ एक पल के लिए चुप हो गई, और फिर उसकी आकृति चमक उठी और उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती के हमले को चकमा देते हुए कहा, हुआ त्यानयुवान, अगर हम पीछे हटते रहे तो एक परमिट की बात तो दूर, अपनी जान बचाकर निकलना भी एक समस्या होगी। भले ही हम लड़ाई को लंबा खींच सकें और उन्हें मार सकें, हम रेडियंट आयाम को नहीं छोड़ पाएंगे। आपको इस बात का बहुत अच्छा अंदाजा होना चाहिए कि अभी कितने लोग यहाँ की ओर भाग रहे हैं। हुआ त्यानयुवान ने लियान सुयाओ की ओर देखा और कहा, तो फिर हम पीछे हटना बंद करें। ठीक है। लियान सुयाओ ने सिर हिलाया। उसने अपनी हथेलियां सीधी फैलाईं और फिर उन्हें आपस में जोड़ लिया। उसके बाद उसके भीतर से एक भयानक आभा बाहर निकली। जैसे ही ऐसा हुआ, उसने अचानक अपने आपस में जुड़े हाथों को सुअर की सवारी करने वाली युवती की दिशा में आगे बढ़ाया। टकराना! उसकी भुजाओं से एक अदृश्य शक्ति की लहर निकली और उसने अपने सामने के स्थान को तहस नहस कर दिया। सुअर की सवारी कर रही युवती का हाव भाव शांत और स्थिर रहा, और उसने अपना नुकीला डंडा आगे की ओर पटक दिया। टकराना! एक धीमा विस्फोट हुआ और फिर सुअर पर सवार युवती 300 मीटर दूर जा गिरी। लेकिन उसे बिजली की तरह आगे बढ़ने में बस एक पल लगा। एक पल में वह लियान सुयाओ के सामने पहुंच गई, और फिर उसने तेजी से लियान सुयाओ पर अपना नुकीला डंडा पटक दिया। टकराना! लगभग 1 किमी पीछे लियान सुयाओ में विस्फोट होने पर एक धीमा विस्फोट हुआ। लियान सुयाओ का चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और तुरंत सुअर की सवारी करने वाली युवती पर हमला बोल दिया। इस बीच हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने पीछे हटना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे नेदर मैडन का दमन शुरू हो गया। यह देखकर यांग ये का चेहरा उतर गया, और वह धीरे से खड़ा हुआ और हुआ त्यानयुवान के समूह की दिशा में धीरे धीरे चलने लगा। उसी समय उसके दाहिने हाथ में प्राचीन म्यान दिखाई दिया, जबकि उसके भीतर एक तलवार म्यान में थी। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने देखा कि यांग ये उनकी दिशा में आ रहा है। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए, और उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। उनके हाव भाव एक बार फिर बदल गए जब उन्होंने यांग यी को तलवार अपनी मुट्ठी में पकड़े देखा, और फिर नेदर मैडन ने हैरानी से देखा कि वे सभी 3 किलोमीटर पीछे चले गए। इस समय लियान सुयाओ ने भी हमला करना बंद कर दिया था। वह यांग ये को घूर रही थी। गंभीरता के अलावा उसकी आंखों में डर का एक निशान था। यांग ये नेदर मैडन के पास गई, हुआ त्यानयुवान के समूह पर नजर डाली और कहा, मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूं, लेकिन मैं अभी भी एक बार अपनी तलवार खींच सकती हूं। आप में से कौन इसे आजमाना चाहता है?
हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों की आंखों की कोरें झपक गईं। यह कौन करेगा? ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? किसी भी हालत में वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे भूले नहीं थे कि कैसे यांग ये ने अपनी तलवार के एक ही झटके से जियांग यूचिन को मार डाला था। जब उसने उन्हें चुप देखा तो यांग ये ने लियान सुयाओ को देखा। क्या तुम? लियान सुयाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके भीतर एक ठंडी चमक चमक उठी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। यह उसके लिए बेहद खतरनाक लग रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने उस हमले का विरोध करने की कोशिश की तो वह मर जाएगी या उसे गंभीर चोटें लगेंगी। चाहे वह मर जाए या उसे चोटें लगें, यह वह परिणाम नहीं था जो वह चाहती थी। यांग ये ने बहुत ज्यादा दबंगई नहीं दिखाई। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, लगता है कि आप सभी को सोचने के लिए समय चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको वह समय देता हूँ। आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। धीरे धीरे सोचें। मैं यही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक बार जब आप तय कर लें कि आप में से कौन यह काम करेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे तब काफी बदसूरत हो गए जब उन्होंने यांग ये की बात सुनी। एक व्यक्ति द्वारा रोका जाना उनके लिए स्वाभाविक रूप से बेहद अपमानजनक था। हालांकि अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने हमला नहीं किया, इसलिए यांग ये ने भी स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं किया। वह उन्हें धमकाने के लिए इसे अपने पास रख रहा था। अगर वह अपनी तलवार घुमाता तो यह किसी को मार देती, लेकिन फिर यह उन लोगों के लिए कोई और खतरा नहीं पैदा करती जो अभी भी जीवित थे। उस समय वे वास्तव में अपनी जान की बाजी लगाकर बेतहाशा लड़ेंगे। चूंकि दोनों पक्षों ने आक्रमण नहीं किया, इसलिए वे गतिरोध की स्थिति में थे। सुअर की सवारी करने वाली युवती यांग ये और नेदरमैडन के पास आई। उसने यांग ये को देखा और सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि यांग ये के मामले में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यांग ये ने गंभीरता से पूछा, आप सब वास्तव में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में, यहां तक एक मूर्ख भी यह महसूस करने में सक्षम होगा कि वे दीप्तिमान आयाम में कुछ कर रहे थे, और यह निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ क्षण की शांति के बाद नेदरमैडन ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है। यांग ये ने सिर हिलाया और पूछा, अंधा युवती कहाँ है? क्या वह वापस नहीं आई? सुअर पर सवार युवती ने यांग ये को देखा और पूछा, क्या आप हमारी तीसरी बहन को जानते हैं? यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने संक्षेप में बताया कि कैसे वह डार्क हिल कॉन्टिनेंट पर ब्लाइंड मैडन से मिला था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों में वह सामने नहीं आई। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने धीरे से कहा और फिर चुप हो गई। यांग ये ने पूछा, क्या वह वापस नहीं लौटी? अगर ब्लाइंड मैडन यहाँ होती तो क्या यहाँ के सभी विशेषज्ञ सिर्फ कचरा नहीं होते? नेदरमैडन ने उत्तर दिया, वह बहुत समय पहले यहाँ आ गई थी। यांग ये हैरान थी, तो क्या वह मदद नहीं करेगी? नेदरमैडन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसने पहले ही ऐसा कर लिया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये लोग नहीं होते जो अभी यहाँ हैं, बल्कि दुनिया के विशेषज्ञ होते। अब मैं समझ गई। यांग ये ने सिर हिलाया। जाहिर है, वह और भी अधिक दुर्जय विशेषज्ञों से निपट रही थी, और उन्हें इन लोगों से निपटना था जो ब्लाइंड मैडन की नज़र में कमजोर थे। यांग ये ने पूछा, आप जो यहाँ कर रहे हैं उसे पूरा करने में आपको लगभग कितना समय लगेगा? नेदरमैडन ने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन। यांग ये के मुंह के कोने हिल गए। 3 दिन। दूसरे शब्दों में, उन्हें यहाँ 3 दिनों तक पहरे पर खड़ा रहना था। निश्चित रूप से अगले 3 दिनों में अनगिनत विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे और लोग आएंगे, वे निश्चित रूप से और भी मजबूत होते जाएंगे। यांग ये ने पूछा, आप में से कितने लोग यहाँ हैं? नेदरमैडन ने उत्तर दिया, 6। यांग ये ने पूछा, क्या बाकी लोग भी यहाँ वापस आएंगे? उदाहरण के लिए, आपकी सबसे बड़ी बहन और दूसरी बहन। नेदरमैडन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि हमारी सबसे बड़ी बहन वापस आएगी या नहीं, लेकिन दूसरी बहन निश्चित रूप से नहीं आएगी। यांग ये हैरान था, क्यों? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। यांग ये अवाक रह गया। इस बीच सुअर पर सवार युवती ने अचानक कहा, अगर आपको डर लग रहा है तो आप बस जा सकते हैं। यांग ये अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसने उसे देखा और कहा, ऐसा कहना बिल्कुल बेस्वाद है। वह अभी काफी नाखुश था। क्या वह डर गया था? अगर वह डरता तो क्या वह अभी भी यहाँ खड़ा होता? हालांकि वे भी उसे निशाना बना रहे थे, अगर वह खुद को छिपा लेता तो क्या कोई उसे ढूंढ सकता था? वह अभी भी यहाँ था, इसका कारण नेदरमैडन और अन्य थे। क्योंकि जब 4 महान कुलों और अभिभावकों के गठबंधन ने व्हाइट दी अकादमी को घेर लिया था तो उन्होंने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। अब जब वे मुसीबत में थे तो वह कैसे जा सकता था? लेकिन सुअर पर सवार युवती ने ऐसे शब्द कहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह काफी नाराज हुआ। नेदरमैडन ने सुअर पर सवार युवती की ओर देखा और कहा, ऐसे आहत करने वाले शब्द क्यों बोल रही हो? सुअर पर सवार युवती ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं मजाक भी नहीं कर सकती। यांग ये ने अपना सिर हिलाया।
वह वास्तव में नाराज नहीं था। वह जानता था कि वह काफी लापरवाह और लापरवाह व्यक्ति थी। यांग ये ने इस मामले पर ज्यादा समय नहीं बिताया और हुआ त्यानयुवान के समूह की ओर देखा। 3 दिन। दूसरे शब्दों में, हमें यहाँ 3 दिनों तक पहरे पर खड़ा रहना होगा। नेदरमैडन ने सिर हिलाया। हाँ। यांग ये ने पूछा, क्या होगा अगर हम ऐसा न कर सकें? नेदरमैडन ने धीमी आवाज में कहा, जिसमें एक निर्विवाद लहजा था, हमें करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। यांग ये बोलने ही वाला था कि नेदरमैडन ने उसे देखा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस मामले में उलझो। हालांकि अब ऐसा कहना बेकार है। तुम मजबूत हो, और अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम निश्चित रूप से हमारी बहुत मदद करोगी। बस याद रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी को भी वहां जाने और उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकते। कृपया। यांग ये ने नीचे देखा। नीचे का क्षेत्र एक रहस्यमयी शक्ति से घिरा हुआ था, इसलिए अन्य लोग वहां की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वह जानता था कि बाउंड्री मैडन और अन्य लोग जो कुछ वहां कर रहे थे, वह नेदर पवेलियन की महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेदर मैडन ने सिर हिलाया। टकराना। नेदर मैडन अभी बोलने ही वाला था कि अचानक नीचे से एक और भी जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी, और फिर 30,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांपने लगा। हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बाउंड्री मैडन की आवाज फिर नीचे से आई, और उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। यह सुनकर नेदर मैडन और सुअर पर सवार महिला के चेहरे के भाव बदल गए और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। तुम वहां नीचे जाओ। तुम वहां नीचे जाओ। दोनों एक साथ बोले। सुअर पर सवार युवती ने निर्विवाद स्वर में गंभीरता से कहा, तुम जाओ। नेदर मैडन ने उसकी और यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने कहा, सावधान रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नेदर मैडन का शरीर हिल गया और वहीं गायब हो गया। अचानक दूर से कुछ भयावह आभाएं प्रकट हुईं। इन आभाओं के स्वामी अभी भी 20,000 किलोमीटर से अधिक दूर थे, लेकिन उनकी आभाएं पहले ही रेडियंट आयाम पर पहुंच चुकी थीं। और भी लोग आ गए थे। अध्याय 1385। तुम सब बकवास से भरे हो। यांग ये और सुअर की सवारी करने वाली युवती के चेहरे उतर गए। वे अकेले नहीं थे, क्योंकि लियान सुयाओ, हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे भी काफी भद्दे हो गए थे। कोई यहाँ था, और इसका मतलब था कि परमिट के लिए और भी लोग उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेकिन यह कोई बुरी बात भी नहीं थी। अगर वे इसे दूसरे नजरिए से देखें, तो क्या यह ज्यादा मदद मिलने के बराबर नहीं होगा? सभी ने देखा कि 3 आदमी दूर से आ रहे थे। यांग ये हैरान था, क्योंकि वे वास्तव में एक जैसे दिख रहे थे। उनके हाव भाव, नजरें या उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उनकी हर छोटी छोटी हरकत भी एक जैसी थी। वे एक ही व्यक्ति की तरह लग रहे थे। मूसान्युवान, लियान सुयाओ, हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने 3 लोगों को देखा। यांग ये ने देखा कि उन सभी की आंखों में सतर्कता और भय झलक रहा था। कौन है वे? यांग ये ने सुअर की सवारी करने वाली युवती को देखा। हालांकि उसने उसकी तरफ देखा और उदासीनता से बोली, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। यांग ये अवाक रह गया। कितने अज्ञानी। इस बीच लियान सुयाओ ने उपहास किया, आपके निचले मंडप के हॉल मास्टर वास्तव में बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या आपके ज्ञान में थोड़ी कमी नहीं है? मुझे आज आपको एक पूरक कक्षा देने की अनुमति दें। वे 3 हैं। उन सभी को म्यूसान्युवान कहा जाता है, और वे एक ही रूप में पैदा हुए थे। उनके शरीर नहीं, बल्कि उनके दिमाग। यदि कोई कुछ सोचता है, तो बाकी 2 भी वही सोचेंगे। इसलिए उनकी साधना आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम देती है, और यह ऐसा है जैसे 3 लोग एक दूसरे से लड़ते समय एक साथ ओवरलैप हो जाते हैं। आप जानते हैं, उनकी आत्माओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है, और यह उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। शैतान, यह पहला शब्द था जो यांग यी के दिमाग में आया। आखिरकार, न केवल उनके दिमाग जुड़े हुए थे, बल्कि उनकी आत्माएं भी बदली जा सकती थीं। तो क्या वे शैतान नहीं थे? कहने की जरूरत नहीं है, यह काफी भयानक था। क्योंकि यह दर्शाता था कि जब कोई उनसे लड़ता था, तो उन तीनों के बीच सहयोग बेहद भयानक ऊंचाई पर पहुंच जाता था। इस बीच लियान सुयाओ ने कहा, आप जानते हैं, उन्होंने अतीत में ड्रैगन रैंकिंग पर 10वें को मार डाला था। हालांकि क्योंकि वे सब कुछ एक साथ करते हैं, इसलिए उन्हें ड्रैगन रैंकिंग में स्थान नहीं दिया जा सकता है। हालांकि निचले आयामों में हर कोई उन्हें जानता है। लियान सुयाओ ने सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, सिर्फ साधना करने से काम नहीं चलता। तुम्हें दुनिया में जाकर देखना चाहिए। तुम पाओगी कि यह दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है, और तुम महसूस करोगी कि तुम्हारे बारे में कुछ भी महान नहीं है। यांग ये के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। लियान सुयाओ ने जो कहा था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसे हमेशा ऐसा ही लगता था। हालांकि जब यह सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर निर्देशित था, तो इसमें सब कुछ गलत था। नेदर पवेलियन कहाँ से था? यह बड़ी दुनिया से था।
इसलिए सुअर की सवारी करने वाली युवती का अनुभव और ज्ञान निश्चित रूप से लियान सुयाओ से बेहतर था। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने लियान सुयाओ की ओर देखा, हुआ त्यानयुवान के समूह की ओर देखा, और फिर कहा, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो यहाँ हर कोई कूड़ा है। यांग यी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आखिर क्या उसने भी उसका अपमान नहीं किया? अचानक सुअर की सवारी करने वाली युवती ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम एक अपवाद हो। मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हूँ। तुम बुरे नहीं हो, भले ही यह बड़ी दुनिया में हो। बेशक तुम वास्तव में अच्छे भी नहीं हो। संक्षेप में, तुम मुश्किल से पास होते हो। यांग ये का चेहरा और भी गहरा हो गया। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं या मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? उसने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं बस सच बोल रही हूँ। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। लियान सुयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत उदासी के भाव उभर आए। अभिमानी सुअर पर सवार युवती बहुत घमंडी थी। दरअसल यांग ये को भी लगा कि वह काफी घमंडी है। शायद यहाँ के लोग बेजोड़ प्रतिभाशाली न हों, लेकिन वे बिल्कुल भी बेकार नहीं थे। हालांकि वह जानता था कि वह बड़ी दुनिया से है, इसलिए वह निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली लोगों में से एक लगेगी। अगर बड़ी दुनिया के बेजोड़ प्रतिभाशाली लोगों की तुलना उनसे की जाए, तो वे वास्तव में सिर्फ साधारण होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका और उनका ज्ञान समान स्तर पर नहीं था। इसके अलावा उन सभी ने एक चीज को अनदेखा कर दिया था, और वह थी उसकी साधना। वह अब सिर्फ एक अर्ध सम्राट थी। अगर वह शून्य क्षेत्र में पहुंच जाती और उनके जैसे ही साधना क्षेत्र में होती, तो वे सभी, हम सब बेकार हैं। इस बीच म्यू सान्युवान ने ठंडे स्वर में कहा। यह समूह के केंद्र में बैठा व्यक्ति था जो बोल रहा था। क्योंकि उनके दिमाग जुड़े हुए थे और सभी को म्यू सान्युवान कहा जाता था, इसलिए सभी ने उन्हें एक ही व्यक्ति माना। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने म्यू सान्युवान पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने यांग ये को देखा और हुआ त्यानयुवान के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, उन पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अगर उनमें से कोई हमला करने की हिम्मत करता है, तो अपनी तलवार निकालो और उस आदमी पर वार करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अपनी हथेली घुमाई और नुकीली छड़ी को दूर रख दिया। उसके बाद उसने सुअर को हल्के से थपथपाया। सुअर ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया, और फिर प्रकाश की एक सफेद किरण में बदल गया जो नीचे गायब हो गई। जैसे ही वह चली गई, उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी मुट्ठी में एक कृपाण दिखाई दी। कृपाण बहुत बड़ी थी। बस इसका शरीर लगभग 2 मीटर लंबा था, इसलिए यह एक वयस्क की ऊंचाई के आसपास था। इसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर थी, इसलिए यह एक छोटे से दरवाजे की तरह लग रहा था। कृपाण पूरी तरह से काला था और इसमें कोई ब्लेड नहीं था। सुअर की सवारी कर रही युवती ने दूसरों के देखते देखते एक काला कपड़ा निकाला और फिर उसने कपड़े के एक सिरे को काटा और अपने बाएं हाथ से उसे अपने दाहिने हाथ और कृपाण के हैंडल के चारों ओर लपेट लिया। कुछ ही देर में उसका दाहिना हाथ उसकी कृपाण के हैंडल से कसकर बंध गया। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने दरवाजे के आकार की तलवार थामे हुए लियान सुयाओ की ओर चलना शुरू कर दिया। सभी ने आश्चर्य से देखा कि उसकी तलवार से अंतरिक्ष को चीरा जा रहा था। इसके अलावा उसके आसपास का स्थान कांप रहा था, मानो कोई शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो। यह बेहद चौंकाने वाला था। जब लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता के भाव थे। सिर्फ लियान सुयाओ ही नहीं, बल्कि हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी। यहाँ तक कि यांग ये के चेहरे पर भी। आखिरकार तलवार पहनने के बाद वह खुद को बेहद खतरनाक महसूस कर रही थी। मैंने कई सालों से अपनी कृपाण का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह रुकी और यांग ये की ओर देखने लगी। क्या तुम जानते हो क्यों? यांग ये चुप रहा। उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। यह काफी क्रूर थी। उसने कहा, क्योंकि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटक दिया। उसके नीचे का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा, जबकि वह प्रकाश की किरण में बदल गई जो लियान सुयाओ पर जा गिरी। यह तीव्र था, अत्यंत तीव्र। यहाँ तक यांग ये भी उसका केवल एक धुंधला निशान ही देख पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी कृपाण की मंशा वास्तव में पुनर्जन्म रैंक के शिखर पर थी। वह अपनी ताकत छुपा रही थी। लियान सुयाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती की गति देखी। वह चौंक गई, लेकिन घबराई नहीं, क्योंकि वह तैयार थी। लियान सुयाओ ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उन्हें मोड़ा और चिल्लाया, चकनाचूर। टकराना। यहाँ एक भयानक शक्ति प्रकट हुई और फिर अंतरिक्ष बिखर गया। हालांकि स्वर्ग के नियमों को टूटे हुए स्थान की मरम्मत करने में बस एक पल लगा। इस बीच अपने सामने का दृश्य देखकर सभी के भाव बदल गए। इस समय लियान सुयाओ 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जबकि उसके मुंह के कोने पर खून की एक धार दिख रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका दाहिना हाथ गायब था। सभी लोग सुअर की सवारी करने वाली महिला को आश्चर्य से देख रहे थे। वह वास्तव में बहुत मजबूत है।
इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने उसके सिर की ओर इशारा किया, जबकि उसके चेहरे पर काफी क्रूर भाव देखा जा सकता था। आप परमिट के लिए हमारे सिर का आदान प्रदान करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत ज्यादा गंदगी खा ली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बिजली की तरह लियान सुयाओ की दिशा में आगे बढ़ी। लियान सुयाओ की पलकें फड़कने लगी और फिर उसने म्यू सान्युवान को देखा। अगर हम सेना में शामिल नहीं हुए तो कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों में एक प्रकार की क्रूरता चमक उठी। उसने अपना दाहिना पैर नीचे किया और बिजली की तरह आगे की ओर उछली। म्यू सान्युवान एक पल के लिए झिझका और फिर तीनों ने सुअर की सवारी करने वाली युवती पर हमला कर दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, और अगर वे लियान सुयाओ के साथ सेना में शामिल नहीं हुए तो वे उसे मार नहीं पाएंगे। इसके अलावा वे भी मारे जा सकते थे। हालांकि वे तीनों युद्ध में शामिल हो गए थे, लेकिन सुअर की सवारी करने वाली युवती को ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्टेरॉइड से भर दिया गया हो। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वह और अधिक पागल और उग्र होती गई। उसकी कृपाण का हर एक वार दुनिया को चकनाचूर करने में सक्षम लग रहा था, और यह बेहद चौंकाने वाला था। इसलिए म्यू सान्युवान और लियान सुयाओ वास्तव में युद्ध में पूरी तरह से दब गए थे। हुआ त्यान्युवान और अन्य लोगों के चेहरे पर इस दृश्य को देखकर अत्यंत गंभीर भाव थे। नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स की ताकत वास्तव में उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्होंने सोचा था कि उनकी संयुक्त सेना हॉल मास्टर से आसानी से निपटने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि उनके सामने के दृश्य ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि यह एक इच्छाधारी सोच थी। वे मदद के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यांग ये ने कभी भी उन पर से अपना ताला नहीं हटाया था। सुअर की सवारी करने वाली युवती की तुलना में वे यांग ये से और भी अधिक भयभीत थे, क्योंकि यांग ये की तलवार की चाल वाकई बहुत भयानक थी। यांग ये अपनी तलवार खींच सकता था, लेकिन सिर्फ एक बार। दूसरे शब्दों में, उनमें से ज्यादा सिर्फ एक ही मरेगा। लेकिन क्या कोई दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार था? कोई भी नहीं था। हुआ त्यान्युवान इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसने यांग ये पर हमला करने या उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ऐसा करता, तो यह छोटा समूह जिसे उसने अस्थायी रूप से इकट्ठा किया था, एक पल में बिखर जाता। बेशक अपवाद यह होगा कि वह यांग ये के हमले का विरोध करने गया, लेकिन क्या वह ऐसा करेगा? अगर उनमें ऐसा करने का आत्मविश्वास होता तो वे ऐसा जरूर करते। लेकिन समस्या यह थी कि उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। ठीक इसी तरह यांग ये और हुआ त्यान्युवान का समूह गतिरोध में था। जहां तक यांग ये का सवाल है, उसे बस उन्हें व्यस्त रखना था, क्योंकि म्यू सान्युवान और लियान सुयाओ पूरी तरह से दबा दिए गए थे। सुअर की सवारी करने वाली युवती की जीत बस समय की बात थी। लगभग 15 मिनट बाद टकराना। नीचे से एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर 20,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में दरारें पड़ गईं। यहां हर कोई हैरान था। टकराना। इसी बीच नीचे से एक सफेद छाया ऊपर आई। बस करो, जल्दी करो। बाउंड्री मैडन की आवाज चिंतित और कांप रही थी। सुअर पर सवार युवती यांग ये के पास आई और बोली, वहां नीचे जाओ, जल्दी करो। जब उसने उसके चेहरे पर छाई चिंता को देखा, तो यांग ये ने बिना कोई सांस लिए तुरंत सफेद छाया पर हमला कर दिया। लियान सुयाओ के मुंह के कोनों पर क्रूरता की एक लकीर उभर आई जब उसने देखा कि केवल सुअर की सवारी करने वाली युवती ही यहां बची है। उसे मार डालने के लिए इस अवसर का लाभ उठाओ। एक बनाम 9। ठीक जब लियान सुयाओ और अन्य लोग हमला करने वाले थे, नीचे से यांग ये की घबराई हुई आवाज गूंजी, यह क्या बकवास है? उसके बाद रोशनी की एक किरण चमकी और यांग ये सुअर की सवारी करने वाली युवती के सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा थोड़ा पीला था क्योंकि वह उसे देख रहा था। तुम जाओ और इसे रोको, मैं उन 9 लोगों से निपट लूंगा। अध्याय 1386। एक चेहरा। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने यांग ये को बुरी तरह घूरा, उसके कंधे को पकड़ा और उसे नीचे दबाया। बल्कि एक शक्तिशाली लहर ने यांग ये पर हमला किया और वह तुरंत नीचे गिर गया। उसे भागने मत दो, कृपया। उसकी आवाज यांग ये के दिमाग में गूंज रही थी जबकि उसका शरीर नीचे गिर गया था, और वह चिंतित लग रही थी क्योंकि वह उससे मदद करने के लिए विनती कर रही थी। यांग ये ने ऊपर देखा और उसे एक कदम आगे बढ़ते देखा, और फिर उसके भीतर से पुनर्जन्म रैंक की कृपाण की भावना विस्फोटक रूप से बाहर निकली। उसने जो भयानक कृपाण की भावना निकाली, उसने ऊपर आसमान में मौजूद सभी 9 विशेषज्ञों को घेर लिया और फिर वह उन पर टूट पड़ी। एक बनाम 9। हालांकि वह एक बहुत ही राक्षसी प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसके लिए अकेले 9 से लड़ना असंभव था। इसलिए लड़ाई शुरू होने के समय से ही उसे चोटें लगनी शुरू हो गईं। यांग ये ने अपनी नजर हटा ली, एक गहरी सांस ली और फिर ऊपर देखा। परछाई उससे 300 मीटर से भी कम दूरी पर आ गई थी। वह पहले मजाक नहीं कर रहा था, वह उस बात को लेकर गंभीर था जो उसने अभी सुअर की सवारी करने वाली युवती से कही थी। अगर वह चुन सकता, तो वह लियान सुयाओ के समूह का सामना करना पसंद करता, भले ही उसे अकेले ही 9 से लड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि यह छाया बहुत डरावनी थी।
वह अभी यहाँ उतरा ही था कि प्रिमोडियल पैगोडा ने उसे चेतावनी भेज दी। प्राइमोडियल पैगोडा उसे तब चेतावनी नहीं देता जब वह सामान्य खतरे का सामना करता है। आखिरकार, जब वह जियान-जू और काले राक्षसी ड्रैगन से मिला था, तब भी उसने उसे चेतावनी नहीं दी थी। फिर भी, अब, उसने उसे चेतावनी दी थी। जब से वह रेडियंट आयाम में आया था, प्राइमोडियल पैगोडा ने उसे 2 अलग-अलग मौकों पर चेतावनी दी थी। पहला तब था जब उसका सामना क्यू से हुआ था और दूसरा लेडी थी। वे दोनों ही असाधारण रूप से भयानक अस्तित्व थे। वह चीज़ क्या है? क्या इसने वास्तव में प्राइमोडियल पैगोडा को मुझे चेतावनी देने पर मजबूर किया? उसे बहुत जल्द ही पता चल गया, क्योंकि अब वह उससे 30 मीटर से भी कम दूरी पर था। एक चेहरा। यांग ये ने अपने सामने प्रकट हुई सफेद रोशनी की गेंद के भीतर एक मानव चेहरा देखा। यह एक महिला का चेहरा था। यांग ये के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने इसे देखा। महिला का चेहरा भयानक रूप से पीला था और पागलपन और क्रूरता से भरा हुआ था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उनमें असीम आक्रोश, भयावह ऊर्जा और हत्या की मंशा झलक रही थी। यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था जो वध की मंशा को भी समझता था, और एक बार जब वह पागल हो जाता तो उसकी वध की मंशा और घातक ऊर्जा बेहद भयानक होती। हालांकि, यह उसके सामने मौजूद वध की मंशा और घातक ऊर्जा की तुलना में बहुत ही कमतर था। इसके अलावा, उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। उसमें जो आक्रोश था वह बहुत प्रबल था। यह उन नकारात्मक भावनाओं से अनगिनत गुना अधिक प्रबल था जो जियान गुजी ने तलवार भगवान पर्वत पर छोड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उत्पन्न होने वाली वध की मंशा पुनर्जन्म रैंक पर नहीं थी, यह अर्धवापसी रैंक के शिखर पर थी। शीर्ष अर्धवापसी रैंक तलवार इरादा। इसके अलावा, चेहरे से निकलने वाले इरादे का एक और रूप था, और वह था आक्रोश। इससे निकलने वाला आक्रोश ठोस हो गया था, और अगर इसे एक इरादे के रूप में माना जाता है, तो यह एक अर्धवापसी रैंक इरादे के बराबर होगा। 2 प्रकार के अर्ध रिटर्नल रैंक इरादे। यह कहा जा सकता है कि यह चेहरा जियान जू से अधिक मजबूत था, और यह सिर्फ थोड़ा सा मजबूत नहीं था। फिर भी अब उसे रोकना पड़ा। उसे रोकें। उसे रोको मेरी गांड। यांग ये अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह वास्तव में मेरे बारे में बहुत अधिक सोचती है। हालांकि उसे भरोसा नहीं था, फिर भी उसे कुछ करना था। क्योंकि वह समझ सकता था कि चाहे वह सुअर की सवारी करने वाली युवती हो या फिर नेदरमैडन, वे सभी बहुत चिंतित थे। दूसरे शब्दों में, यह चेहरा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मुझे इसे रोकना होगा। यांग ये ने गहरी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ा, और तलवार भगवान की मुहर उसके माथे पर चमक उठी। उसके बाद, पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा उसके भीतर से पागलपन की हद तक बाहर निकल आई, इससे पहले कि वह एक और कदम आगे बढ़ा। उसकी तलवार की मंशा तुरंत संघनित होने लगी, और एक पल में ही उसके अंदर से एक भयानक बल की लहर फूट पड़ी और उसके चेहरे पर जा लगी। तलवार की नियत कगार पर। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने भयानक चेहरे का सामना करते समय लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की, और उसने तुरंत अपनी तलवार की मंशा के साथ ब्रिंक कानूनों का उपयोग किया। इस बीच, चेहरे से अचानक भयानक ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी, और यह तुरंत यांग ये की तलवार की मंशा से टकरा गई। टकराना। एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर यांग ये 3 किलोमीटर दूर जा गिरा। टकराना। बहुत देर नहीं हुई थी कि दूर से एक धमाके की आवाज गूंजने लगी। यांग ये ने देखा कि टक्कर के बाद का झटका खत्म हो गया था, और चेहरा एक प्रकाश की किरण में बदल गया था जो उस पर हमला कर रही थी। यह इतना तेज था कि वह इसे साफ साफ देख भी नहीं पाया। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने नीचे देखा और देखा कि नेदरमैडन और अन्य लोग उसकी दिशा में बढ़ रहे थे। इसलिए, उसे बस कुछ पल के लिए अपना चेहरा व्यस्त रखना था। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने अपनी बाईं कलाई को थोड़ा हिलाया। प्राचीन म्यान के भीतर तलवार के अग्रदूत को स्वर्ग के कब्र के पत्थर से बदल दिया गया था। उसने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उसकी गहन ऊर्जा प्राचीन म्यान में बहने से पहले पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। स्वाभाविक रूप से उसने हेवनरेंट के असली रूप का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उस दिन जियान जू इसका विरोध करने में सक्षम था, और यह चेहरा जियान जू से भी अधिक शक्तिशाली था। इसलिए, उसके हमले से चेहरा अप्रभावित हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ, तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यांग ये ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ रखा था जबकि उसके भीतर गहरी ऊर्जा का ज्वार उमड़ रहा था। उसके दाहिने हाथ की नसें उभरी हुई थीं, और वे छोटे छोटे सांपों की तरह लग रही थीं और उसकी बाह को काफी भयानक बना रही थीं। चेहरा और करीब आता जा रहा था, और उसे यांग ये से 30 मीटर दूर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता की झलक दिखाई दी, जब उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका, और फिर उसका शरीर तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला। यांग ये ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और चेहरे के करीब पहुंचते ही उसे घुमाया। 750 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। इस समय, वह एक साथ 750 हेवन रेंज निष्पादित कर सकता था, और यही उसकी सीमा थी। इस बीच, चेहरे से प्रकाश की 2 रक्त लाल किरणें निकलीं, और वे यांग यी की तलवार से टकराईं। टकराना।
उनके आसपास का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और फिर ढह गया, लेकिन स्वर्गदाव के नियमों द्वारा इसे ठीक करने में बस एक पल लगा। इस बीच यांग ये 6 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया था और चेहरा केवल 1 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया था। यांग ये का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर लाल रंग की हल्की लाली थी, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव भरा हुआ था। वह चीज वास्तव में क्या है? वह समझ सकता था कि यह सहज रूप से हमला कर रही थी। दूसरे शब्दों में, यह एक सहज प्रतिक्रिया थी जब उसे खतरा महसूस हुआ। यदि इसमें सचमुच चेतना होती तो यह निश्चित रूप से अत्यंत भयावह होता। इस समय चेहरा क्रोधित लग रहा था और भी अधिक क्रूर हो गया। गर्जन। अचानक उसने ऊपर देखा और क्रोध से दहाड़ने लगा। एक पल में 20,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जगह हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि वह ढहने वाला था। यह दृश्य देखकर यांग यी की पलकें झपक गईं। यह न केवल भयानक था, बल्कि चेहरा भी काफी रहस्यमय था। आखिर यह क्या है? नेदरमैडन और अन्य लोग इस मानवीय चेहरे को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यांग ये के दिमाग में कई सवाल कौंधे, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अचानक चेहरे ने यांग ये को देखा। यांग ये इससे चौंक गया और उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। जैसे ही उसने स्वर्ग की कब्र के पत्थर को म्यान में डाला, वह किसी भी क्षण इसे खींचने के लिए तैयार था। जैसा कि अपेक्षित था, चेहरा यांग ये की दिशा में विस्फोटक ढंग से उछला। इस प्रक्रिया के दौरान उसके चारों ओर से रक्त लाल ऊर्जा की कई किस्में बह निकलीं। इससे और अधिक ऊर्जा बह निकली और जब चेहरा यांग ये से 300 मीटर पहले पहुंचा, तो ऊर्जा ने लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। हालांकि ऊर्जा अभी भी बढ़ रही थी और यांग ये को पूरी तरह से घेरने की कगार पर थी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी आंखों में गंभीरता भर गई। उसने लापरवाही से काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना दाहिना पैर नीचे पटका और प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया, जो रक्तलाल ऊर्जा की ओर बढ़ गई। जब यांग यी चेहरे से 30 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचा तो उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। ओह! तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे की ओर चमकी और तलवार की चीख गूंज उठी। टकराना। उसके बाद आसमान में एक विस्फोट हुआ। यांग ये ने चौंक कर देखा कि उसकी तलवार की ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई और फिर खून की लाल रोशनी की एक किरण उसकी ओर बढ़ी। ऊर्जा की रक्त लाल किरण अभी उसके सामने भी नहीं आई थी, फिर भी उसके शक्तिशाली बल ने यांग ये के आसपास के स्थान को तोड़ दिया। इसके अलावा यांग ये को इसके द्वारा पीछे की ओर धकेल दिया गया। रक्तलाल प्रकाश की किरण को यांग ये के सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। अचानक ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी और यांग ये के सामने एक बर्फ की ढाल दिखाई दी। टकराना। रक्तलाल ऊर्जा की किरण बर्फ की ढाल से टकराए। बर्फ की ढाल नष्ट होने से पहले हिंसक रूप से कांप उठी, लेकिन रक्तलाल ऊर्जा की किरण गायब नहीं हुई। इस बीच बर्फीले नीले रंग की पोशाक में एक महिला यांग ये के सामने प्रकट हुई और फिर कुछ ही समय में नेदरमैडन, बाउंड्री मैडन, लाइट मैडन और ऑब्लिवियन मैडन यांग ये के सामने प्रकट हुई। यांग ये ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। वह वास्तव में चेहरे से लड़ना जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जब तक वह हेवनरेंट के असली रूप का उपयोग नहीं करता, तब तक वह केवल बिना लड़ने की क्षमता के ही मारा जाएगा। सौभाग्य से नेदरमैडन और अन्य लोग दौड़कर आ गए थे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। बर्फीले नीले रंग की पोशाक में महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में यहाँ का तापमान गिर गया और फिर चेहरे के चारों ओर ठंडी हवा की लहर दिखाई दी। ठंडी हवा ने तुरंत चेहरे को जमा दिया। हालांकि चेहरे को बर्फ से टकराने में देर नहीं लगी, जिससे वह पल भर में टूट गया। सील। इस बीच बाउंड्री मैडन की आवाज अचानक गूंजी। बर्फ को ढकने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर बर्फ तुरंत मजबूत हो गई। बर्फीले नीले रंग की पोशाक वाली महिला की आवाज गूंजी और फिर अनगिनत बर्फ के क्रिस्टलों ने पल भर में बाधा को ढक दिया। इस बीच वे उस चेहरे के चारों ओर दिखाई दिए जो अब बर्फ से ढका हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाया, एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए और फिर ऊर्जा की एक लहर ने चेहरे को ढक लिया। उसके बाद वे इसे अपने साथ ले गए और धीरे धीरे नीचे उतरे। अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। अंतरिक्ष में दूर से एक आकृति चमकी और फिर प्रकाश की एक चमकदार किरण उस बर्फ से टकराई जिसने चेहरे को सील कर दिया था। टकराना। बर्फ टुकड़ों में बिखर गई और चेहरा प्रकाश की किरण में बदल गया जो आसमान की ओर उड़ गई। नेदरमैडन और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत भयानक हो गए जब उन्होंने यह देखा। अध्याय 1387 अपना रास्ता बनाओ। वह चेहरा बहुत तेज था और उसे आसमान में बहुत ऊपर पहुंचने में बस एक पल लगा। जब वह उनकी नजरों से ओझल होने ही वाला था, अचानक वहां तलवार की आवाज गूंजी। टकराना। एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर तलवार की ऊर्जा की अनगिनत किरणें चेहरे की ओर बढ़ीं। यह स्वाभाविक रूप से यांग ये था। यांग ये ने उस रहस्यमय व्यक्ति के प्रकट होते ही प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन उसने रहस्यमय व्यक्ति पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना था क्योंकि वह जानता था कि चेहरा नेदरमैडन और अन्य लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने तुरंत उस चेहरे का पीछा किया जैसे ही वह सील तोड़कर बाहर आया।
नेदरमैडन और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। 10वीं बहन, तुम उस आदमी को रोको। बाकी सब मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बाउंड्री मैडन तुरंत आइस मैडन, लाइट मैडन और ऑब्लिवियन मैडन के साथ हवा में उछल गई। एक पल में वे आसमान में बहुत ऊपर पहुंच गए। इस बीच यांग ये को लगभग 10 किलोमीटर दूर उड़ा दिया गया था। बाउंड्री मैडन और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से काम करने लगे। लाइट मैडन और ओब्लिवियन मैडन तुरंत ऊपर आए और चेहरे के सामने प्रकट हुए, और फिर उनके भीतर से ऊर्जा की 2 भयानक लहरें फूट पड़ीं, जिससे चेहरा बार बार पीछे की ओर फट गया। बर्फ मुहर। जैसे ही आइस मैडन और बाउंड्री मैडन की आवाजें गूंजी, चेहरा तुरंत फिर से बर्फ में बंद हो गया और फिर बर्फ पर एक सीमा बन गई। उनकी संयुक्त ताकतों को एक बार फिर चेहरे को दबाने में ज्यादा समय नहीं लगा। चलो चलें, बाउंड्री मैडन ने आदेश दिया और वे धीरे धीरे चेहरे के साथ नीचे उतरे। इस प्रक्रिया के दौरान आइस मैडन और बाउंड्री मैडन लगातार चेहरे को सील कर रहे थे। यांग ये ने उनका पीछा नहीं किया। उसने दूसरी तरफ देखा। इस समय नेदर मैडन उस व्यक्ति से युद्ध कर रही थी जो अचानक पहले प्रकट हुआ था। यह एक काले वस्त्र वाली आकृति थी जो पूरी तरह से काले वस्त्र से ढकी हुई थी, इसलिए उस व्यक्ति के लिंग का पता लगाना असंभव था। हालांकि उस काले वस्त्र वाली आकृति की ताकत नेदर मैडन से बराबरी से लड़ने के लिए असाधारण थी। यांग ये उसे मदद देने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा, और उसने दूर की ओर देखा। जब उसने वहां का दृश्य देखा तो वह चौंक गया। हालांकि सुअर की सवारी करने वाली युवती लियान सुयाओ के समूह द्वारा घेर लिए जाने के बाद कई चोटों से भरी हुई थी, लेकिन उसने वास्तव में हारने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके अलावा हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग वास्तव में घायल हो गए थे, खासतौर पर भेड़िए की सवारी करने वाली छोटी सी महिला। इस समय भेड़िया चला गया था और लियान सुयाओ की तरह उसने भी एक हाथ खो दिया था। जहां तक सु दाओमिंग का सवाल है, जिसने सुअर की सवारी करने वाली युवती की तरह ही कृपाण का इस्तेमाल किया था, वह और भी दयनीय स्थिति में था। उसका 1/3 सिर काट दिया गया था और उसके दोनों हाथ गायब हो गए थे। सु दाओमिंग ने लड़ने की क्षमता खो दी थी। जहां तक अन्य लोगों की बात है, उन्हें अलग अलग स्तर की चोटें आईं। यह भयानक था। सुअर पर सवार युवती की ताकत बिल्कुल भयानक थी। यांग यी को अभी यही महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि वहां कोई भी उस सुअर पर सवार युवती की तलवार से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी कृपाण बिना किसी बाधा के चलती रही। उसने कोई तकनीक नहीं अपनाई थी और सिर्फ काटने और झाड़ू लगाने जैसी सरल हरकतें कर रही थी। हालांकि हर एक हमला बेहद भयानक था। यह कहा जा सकता है कि जब तक वे इसके खिलाफ सीधे जाते हैं, तब तक उन्हें निश्चित रूप से चोटें लगेंगी, भले ही वे मौत से बच सकें। केवल क्रूर बल से ही सब कुछ का मुकाबला किया जा सकता है। चाहे वह किसी भी तकनीक या चाल का सामना कर रही हो, उसे बस अपनी कृपाण के एक ही झटके की जरूरत थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर गोली चलाई। भले ही वह काफी अजेय लग रही थी, लेकिन वह समझ सकता था कि वह वास्तव में थक गई थी, बिल्कुल उसकी तरह। यह कहा जा सकता है कि वह अपनी ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही थी, और अगर वह इसी तरह चलती रही, तो उसे जो प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी वह बेहद गंभीर होगी। इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। यांग ये ने युद्ध में भाग नहीं लिया। उसने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को तलवार के अग्रदूत में बदल दिया और उसे प्राचीन म्यान में रख दिया। उसी क्षण उसकी तलवार प्राचीन म्यान में रख दी गई। ओह! एक तीखी तलवार की आवाज गूंजी, और फिर 20,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे कि वहां भूकंप आ गया हो। लियान सुयाओ और अन्य जो सुअर की सवारी करने वाली युवती के साथ युद्ध में थे, उन्होंने यांगे की दिशा में देखा। जब उन्होंने यांगे को हाथ में तलवार लेकर अपनी ओर आते देखा तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए, और फिर वे लगभग 3 किलोमीटर पीछे हट गए और युद्ध के मैदान से चले गए। इससे 3 म्यू सान्युवान स्तब्ध रह गए। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लियान सुयाओ और अन्य अचानक पीछे हट जाएंगे। उनके पीछे हटने की वजह से सुअर की सवारी करने वाली युवती पर दबाव अचानक हल्का हो गया था। उसे अब कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी तलवार 3 म्यू सान्युवान पर घुमाई। यह देखकर तीनों म्यू सान्युवान के हाव भाव एकदम बदल गए, और वे पीछे मुड़ने और पीछे हटने में संकोच नहीं करते। क्या मजाक है! उनमें से सभी 9 लोग अपने से पहले वाली महिला को हरा नहीं पाए थे, फिर भी अब उनमें से केवल 3 ही बचे थे। तो वे इस महिला का विरोध कैसे कर सकते थे जो पागल हो गई थी? हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह रुकने का इरादा नहीं रखती थी, और वह म्यू सान्युवान पर हमला करने वाली थी। लेकिन यांग ये उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। यांग ये बोलने ही वाला था कि उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार उस पर घुमा दी। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। वह वाकई पागलपन की हद तक लड़ चुकी है। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी उसने हमला भी नहीं किया। जब कृपाण उससे कुछ दर्जन सेंटीमीटर दूर थी, तो प्रकाश की एक किरण चमकी, और फिर उसकी तलवार ने उसकी कृपाण के एक बिंदु पर वार किया। कृपाण हिंसक रूप से हिल गई, और फिर वे दोनों एक ही समय में लगभग 30 मीटर पीछे चले गए।
उसने इसकी कमजोरी का पता लगा लिया था। उसकी शारीरिक शक्ति यांग ही से ज्यादा थी, लेकिन अंतर इतना बड़ा नहीं था। इसलिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे परास्त या कुचल नहीं सकती थी। यदि कोई अन्य तलवार साधक उसकी जगह होता, तो भले ही उस तलवार साधक के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय होता, उस तलवार साधक के लिए उसकी कृपाण को रोकना असंभव होता। जब तक कि उस तलवार साधक के पास यांग ये की तरह युग क्षेत्र में भौतिक शरीर न हो। जैसे ही यांग ये ने उसे पीछे धकेला, सुअर की सवारी करने वाली युवती तुरंत अपने होश में आ गई और उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? यांग ये यहाँ की ओर चली गई। इस समय उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखों के अलावा उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। यह सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं था, यहाँ तक कि उसके बाल और शरीर भी लाल हो गए थे। यह उसके अपने खून और उसके दुश्मनों के खून का मिश्रण था। वह इस बात से क्रोधित था कि उसने उस पर इस तरह हमला किया, लेकिन जब उसने उसकी हालत देखी तो वह इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ था। यांग ये ने धीरे से कहा, जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसने पलकें झपकाईं, क्या तुम्हें यकीन है? यांग ये ने सिर हिलाया। उसके पास आदिम शिवालय के स्वर्ग को चुनौती देने वाले प्रभाव नहीं थे। इसलिए एक बार जब उसकी शारीरिक शक्ति अपनी सीमा से परे समाप्त हो गई, तो उसे ठीक होने में 10 दिन या लगभग आधा महीना लगेगा। वास्तव में इसमें अधिक समय भी लग सकता है। इसके अलावा इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए उसे अभी ठीक होना था। उसने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। वह वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गई और फिर उसने ढेर सारे दिव्य क्रिस्टल निकाले और उन्हें सोखना शुरू कर दिया। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और वह बस पलट गया और हुआ त्यान युवान और अन्य लोगों को देखा। इस समय उनके सभी कपड़े खून से सने हुए थे और वे काफी शर्मनाक स्थिति में लग रहे थे। हालांकि उनकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। जाहिर है, लड़ाई ने उनके क्रोध को भड़का दिया था। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने प्राचीन म्यान को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। यह देखते ही उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। हालांकि सुअर की सवारी करने वाली युवती बहुत डरावनी थी, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो उसके लिए उन्हें मारना मुश्किल होगा। लेकिन यांग ये ऐसा नहीं था। उसकी यह तकनीक जिस किसी पर भी लक्षित होती, उसे मार देती। दरअसल अगर कोई यांग ही को अपनी तलवार घुमाने के लिए मजबूर करता, तो बाकी लोग उस पर हमला कर देते। लेकिन ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वे दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए खुद का बलिदान बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बीच यांग ये रुक गया, उन पर नजर डाली और कहा, मुझे थोड़ा बोलने की अनुमति दें। आप सभी प्रतिभाशाली हैं। यदि आप बड़ी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप वहां पहुंचने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। आपको उनसे भिक्षा लेने की क्या जरूरत है? हुआ त्यानयुवान ने धीमी आवाज में कहा, कोई भी बिना परमिट के बड़ी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम सब वहां जाने से मना कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इसकी इजाजत नहीं देते। यांग ये की आवाज अचानक तेज हो गई। उसने हुआ त्यानयुवान को देखा और कहा, चूंकि वे इसकी इजाजत नहीं देते, तो क्या तुम सब नहीं जानते कि उनसे कैसे लड़ना है? किसी भी हालत में अगर मैं वहां जाता हूं और वे मुझे जाने नहीं देते, तो मैं उन्हें तब तक पीटूंगा जब तक वे मुझसे अंदर जाने के लिए विनती नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि यह बड़ी दुनिया कैसी है? हुआ त्यानयुवान ने धीमी आवाज में कहा, अपने तरीके से लड़ो। यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वे कितने भयानक हैं, तो तुम तो हंसने लायक हो। यांग ये ने अचानक हुआ त्यानयुवान को टोकते हुए कहा, सोचिए कि तुम कभी रेडियंट डायमेंशन की मार्शल रैंकिंग में नंबर 1 विशेषज्ञ थे। लेकिन क्या तुम सिर्फ इतना ही करने में सक्षम हो? बड़ी दुनिया उनके द्वारा नहीं बनाई गई थी, तो वे किस आधार पर इस पर कब्जा कर रहे हैं और दूसरों को प्रवेश करने से रोक रहे हैं? लियान सुयाओ ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वे मजबूत हैं। तो फिर मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। यांग ये ने लियान सुयाओ को देखा और कहा, जब तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो जाओगे, तो क्या वे तुम्हें रोकने की हिम्मत करेंगे? लेकिन तुम सब उस तरह से नहीं सोच रहे हो, तुम सब उस परमिट के बारे में सोच रहे हो। उन्होंने जो परमिट सिस्टम बनाया है, वह तुम्हें हैंडआउट देने जैसा है। समझे? म्यू सान युवान ने ठंडे स्वर में कहा, आप बस यही चाहते हैं कि हम चले जाएं, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। बेशक, अगर तुम मना कर दो तो कोई बात नहीं। हम अपनी ताकत से ही चीजों का फैसला कर सकते हैं। कितनी ऊंची भावनाएं! अचानक दूर से एक आवाज गूंजी और फिर एक आलीशान लबादा पहने एक आदमी हवा में उनकी ओर बढ़ा। जिन शियू। म्यू सान युवान के चेहरे पर उस आदमी को देखकर गंभीर भाव थे। जब लियान सुयाओ, हुआ त्यानयुवान और अन्य लोगों ने ये दो शब्द सुने तो उनके चेहरे भी गंभीर हो गए। जिन शियू, ड्रैगन रैंकिंग में 9वें स्थान पर। एक और राक्षसी प्रतिभा। जिन शियू की नजर यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप यांग ये हैं, है ना? यांग ये ने सिर हिलाया, मैं हूं। हा हा हा। जिन शियू अचानक जोर से हंसा और वह कुछ देर तक हंसता रहा, फिर बोला, 10 परमिट। यांग ये, तुम्हारा सिर 10 परमिट के बराबर है।
10. लियान सुयाओ और बाकी लोगों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। लियान सुयाओ ने पूछा, क्या यह 5 नहीं है? जिन शियू ने हंसते हुए कहा, आप सभी ने नहीं सुना। उसके सिर पर कीमत बढ़कर 10 परमिट हो गई है। लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने तुरंत यांग यी को शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखा, जिसमें उत्साह का एक अंश था। यहाँ का माहौल अचानक शांत हो गया। लियान सुयाओ और हुआ त्यानयुवान ने एक दूसरे को देखा और फिर वे वहीं गायब हो गए और यांग ये की ओर गोली चला दी। तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए मुझसे लड़ सकते हो? यह कितनी हास्यास्पद बात है। जिन शियू ने उन्हें यांगे पर हमला करते हुए देखा तो वह ठहाके लगाकर हंसा और फिर उसने यांगे की ओर गोली चलाई। उसकी गति बहुत तेज थी और वह लियान सुयाओ और हुआ त्यानयुवान से कहीं ज्यादा तेज था। इसलिए उसे उनसे आगे निकलने में बस एक पल ही लगा। जिन शियू की आंखें उत्साह से भरी हुई थी जब उसने यांगे को देखा। हालांकि उसने यह नहीं देखा था कि लियान सुयाओ और हुआ त्यानयुवान दोनों अचानक रुक गए थे जब वह उनके पास से गुजरा था और फिर वे जितनी तेजी से हो सकता था पीछे हटने लगे। अध्याय 1388। जो सबसे पहले आगे बढ़ेगा वह मर जाएगा। एक फंदा। यांगे पर उनका हमला वास्तव में जिन शियू के लिए एक जाल था। यांगे का सिर और भी कीमती था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक लुभाए गए। हालांकि उनके दिमाग बहुत साफ थे। कौन 10 परमिट नहीं चाहेगा? कौन उन्हें मना कर सकता है? हालांकि इनका आनंद लेने के लिए जीवित रहना जरूरी था। यांग ये के हमले का कोई विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए जो भी पहले आगे बढ़ता वह मर जाता। हालांकि अगर यांग ये ने अपनी तलवार घुमाई तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं रह जाती। इसलिए जब उन्होंने पहले नजरें मिलाईं तो उन्होंने एक मौन सहमति बनाई थी और यह जिन शियू को धोखा देने के लिए था। वे सफल हो गए। जिन शियू को इस बात का इतना डर कि यांग ये का सिर उससे छीन लिया जाएगा, इसलिए उसने निर्णायक हमला कर दिया। जिन शियू यांग यी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था जबकि लियान सुयाओ, हुआ त्यानयुवान और अन्य लोग तेजी से पीछे हट रहे थे। इसके अलावा वे तेजी से गहरी ऊर्जा की बाधाएं बना रहे थे और सभी तरह के रक्षात्मक खजाने वापस ले रहे थे। म्यूसानयुवान बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने यांग ये की तलवार की तकनीक की ताकत कभी नहीं देखी थी। इसलिए उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती थी और वे पीछे भी नहीं हटे थे। वे बस यांग ये को अपनी आंखों में घबराहट के भाव के साथ देखते रहे। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने जिन शियू को आगे बढ़ते देखा और उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। जिन शियू को उससे लगभग 20 मीटर पहले पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने अपनी तलवार निकालने और उसे घुमाने में संकोच नहीं किया। ओह! प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की किरण फूटने पर तलवार की चीख गूंज उठी। लगभग 30,000 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह एक पल में टूट गई और फिर ढह गई। इस क्षण यहाँ सभी के लिए दुनिया धुंधली हो गई और ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अंतरिक्ष को सामान्य स्थिति में लौटने में अधिक समय नहीं लगा। हैरानी की बात यह है कि जिन शियू अभी भी वहीं था। इस समय वह यांग ये से लगभग 5 मीटर दूर था। उसका हाथ अभी अभी उठा था और वह चमकदार सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रहा था। जाहिर है वह हमला करना चाहता था, फिर भी वह रुक गया। सभी ने देखा कि जिन शियू का चेहरा भयावह रूप से पीला था जबकि उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। नहीं, इसे आतंक के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसके माथे और चेहरे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। अगर कोई और भी ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि जिन शियू का शरीर कांप रहा था। क्या उन्होंने यांग यी के हमले का सामना किया? ऐसा विचार सभी के मन में आया था, क्योंकि जिन शियू अभी भी जीवित था और वह पूरी तरह से ठीक था। एक क्षण का मौन छा गया, उसके बाद एक भयभीत आवाज गूंजी, हुआ त्यानयुवान चला गया। लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने जल्दी से उस जगह की ओर देखा जहां हुआ त्यानयुवान खड़ा था। इस समय यह पूरी तरह से खाली था। लियान सुयाओ को कुछ सूझा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ऐसा सिर्फ उसी की प्रतिक्रिया नहीं थी, सु दाओमिंग और अन्य लोगों की भी यही प्रतिक्रिया थी। जहां तक 3 म्यूसानयुवान की बात है, वास्तव में वे काफी दयनीय स्थिति में थे, क्योंकि उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती थी। इसलिए वे लगभग 10 किलोमीटर दूर आफ्टरशॉक से टकरा गए थे। हालांकि उन्हें जो चोटें लगी थीं, वे बहुत गंभीर नहीं थीं, लेकिन वे हल्की भी नहीं थीं। झटके के कारण उनके सभी 7 छिद्रों से खून बहने लगा था। इस समय उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं क्योंकि वे यांग ये को देख रहे थे। जिन शियू अभी भी जीवित था, लेकिन हुआ त्यानयुवान चला गया था। क्यों? क्योंकि यांग ये ने अपनी तलवार जिन शियू पर नहीं घुमाई थी, बल्कि उसने इसे हुआ त्यानयुवान पर घुमाया था। जिन शियू का शरीर यांग ये के सामने अभी भी थोड़ा कांप रहा था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे पहले कैसा महसूस हो रहा था। जिस समय यांग ये ने अपनी तलवार खींची, जिन शियू को पता था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। लेकिन उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वह केवल हताश होकर लड़ सकता था। जब यांग ये की तलवार की ऊर्जा आगे बढ़ी तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था। यह था कि वह खत्म हो गया था। वह हमला ऐसा नहीं था जिसका वह विरोध कर सकता था।
वह खुद को नीचा नहीं समझ रहा था, लेकिन यह सच था। हालांकि जब उसने सोचा कि वह मरने वाला है, तो तलवार की ऊर्जा उसकी ओर नहीं चली, बल्कि यह उसकी तरफ कुछ दर्जन किलोमीटर दूर चली गई। उसके बाद उसे कुछ नहीं हुआ। वह मौत के दरवाजे से टकरा गया था। उसने सचमुच ऐसा किया था, क्योंकि अगर उस पर हमला किया जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार फिर से म्यान में डाल ली। यह दृश्य देखकर जिनशियू के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, और फिर उसने तुरंत लगभग 10 किलोमीटर पीछे गोली चला दी। लियान सुयाओ और अन्य लोग भी लगभग 10 किलोमीटर पहले ही वहां आ गए थे, और उनके चेहरों पर अत्यंत सतर्कता के भाव थे। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने कहा, तुम सब क्या कर रहे हो? डरो मत, मैं अपनी तलवार फिर से नहीं खींच सकता। इससे मेरी सारी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई। गंभीरता से, मैं आप सभी को धोखा नहीं दे रहा हूं। डरो मत। कौन नहीं डरेगा? उन सभी ने उस हमले की ताकत देखी थी। उनका तो कहना ही क्या, देवता भी शायद इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वे उस हमले का विरोध कर सकते हैं। जहां तक गहन ऊर्जा की बात है, अगर यांग ये ने ऐसा नहीं कहा होता तो बात अलग होती, लेकिन अब जब उसने ऐसा कहा है, तो उन्हें लगा कि यांग ये शायद फिर से अपनी तलवार खींच सकता है। संक्षेप में, चाहे वह अपनी तलवार निकाल सके या नहीं, उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि अगर वह फिर भी निकाल सकता, तो क्या वे अपनी जान नहीं दे रहे होते? यांग ये की नज़र जिन शियू पर पड़ी और उसने कहा, देखा, वे तुम्हें अपने लिए मरवाने का इरादा रखते थे। जिन शियू का चेहरा उतर गया, और फिर उसने लियान सुयाओ के समूह की ओर देखा। उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थीं, और उनके भीतर मारने का इरादा टिमटिमा रहा था। दरअसल वह जानता था कि भले ही यांग ये कुछ न कहे, लियान सुयाओ और हुआ तियानयुवान ने पहले हमला किया था ताकि वह हमला करे और उनके लिए यांग ये के हमले को रोके। सीधे शब्दों में कहें तो वे चाहते थे कि वह उनके लिए मर जाए। चाहे किसी का भी इस्तेमाल किया गया हो, वे निश्चित रूप से नाखुश महसूस करेंगे। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह लगभग अपनी जान भी गंवा चुका था। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने जिन शियू के चेहरे पर भाव देखा। यही कारण था कि उसने जिन शियू के बजाय हुआ तियानयुवान को मार डाला था। वे सभी उसे, सुअर की सवारी करने वाली युवती को मारने के लिए और दूसरों को अपना सिर हासिल करने के लिए अस्थायी रूप से सेना में शामिल होने का विकल्प चुनेंगे। लेकिन एक बार जब वे सेना में शामिल हो जाते हैं, तो वे उसके और सुअर की सवारी करने वाली युवती के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। खासकर जब से जिन शियू यहाँ आया है। इसलिए उसने जिन शियू को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि जिन शियू निश्चित रूप से लियान सुयाओ और उन अन्य लोगों के प्रति नाराजगी महसूस करेगा जिन्होंने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इस तरह वे निश्चित रूप से सेना में शामिल नहीं हो पाएंगे। आखिरकार, भले ही जिन शियू ने अभी हाँ कहा हो, लियान सुयाओ और अन्य निश्चित रूप से उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जब तक वे एक साथ नहीं आते, वे एक दूसरे के प्रति सतर्क रहेंगे और एक दूसरे से डरेंगे। यह स्वाभाविक रूप से उसके और सुअर की सवारी करने वाली युवती के लिए अच्छी बात थी। जिन शियू और लियान सुयाओ के समूह ने हमला नहीं किया, इसलिए यांग ये ने भी हमला नहीं किया। वास्तव में उसने झूठ नहीं बोला था। उसके शरीर में वास्तव में कोई गहन ऊर्जा नहीं बची थी। बेशक उसके शरीर में अभी भी थोड़ी बहुत ऊर्जा बची हुई थी, जो उसके पास मौजूद गहन ऊर्जा की सामान्य मात्रा का 10% से भी कम थी। क्योंकि जब वह पहले ठीक हो रहा था, तो वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह लगभग 60% तक ठीक हो गया था। उसके पास कुछ गहरी ऊर्जा थी, लेकिन उसका शरीर एक बार फिर से थक गया था। इसलिए तलवार के अग्रदूत को खींचने की बात तो दूर, उसके पास स्वर्ग की कब्र का पत्थर खींचने की भी ताकत नहीं थी। वास्तव में यह बहुत सामान्य था। हेवनरेंट का वास्तविक रूप इतना शक्तिशाली था, इसलिए यदि यह केवल थोड़ी गहन ऊर्जा को समाप्त करता तो यह स्वर्ग के विरुद्ध होता। इसके अलावा यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं होता। यह केवल हेवनरेंट के लिए ऐसा नहीं था। गहन ऊर्जा की बात आने पर सभी शक्तिशाली तकनीकों की अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं थीं। लियान सुयाओ और जिन शियू ने आक्रमण नहीं किया, इसलिए यांग ये ने भी आक्रमण नहीं किया, और वे एक बार फिर गतिरोध में आ गए। हालांकि यहाँ का माहौल काफी तनावपूर्ण था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ज्वालामुखी फटने वाला है। लियान सुयाओ, जिन शियू और अन्य लोगों ने वहां से जाने का फैसला नहीं किया था। इससे पता चलता है कि वे अभी भी यांग ये और सुअर की सवारी करने वाली महिला का सिर लेना चाहते थे। इसलिए वे फिर से हमला करेंगे, और यह केवल समय की बात थी। यांग ये ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह सिर्फ नेदर मैडन को देखता रहा जो उनसे बहुत दूर नहीं थी। इस समय वह काले वस्त्र पहने व्यक्ति के साथ युद्ध में थी, और वे युद्ध में गतिरोध में थे। इसके अलावा यह बेहद तीव्र था। यांग ये काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ताकत से हैरान था। वह नेदर मैडन की ताकत को अच्छी तरह से जानता था, और यह कहा जा सकता था कि अगर वह वास्तव में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ती, तो वह निश्चित रूप से सुअर की सवारी करने वाली युवती से कमजोर नहीं होती। हालांकि काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति वास्तव में उसके समान ही था। यह प्रतिभा कहां से आई? अचानक लियान सुयाओ आगे बढ़ी।
उसने जिन शियू को देखा और फिर यांग ये और यांग ये के पीछे सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर इशारा किया। उसने कहा, उन दोनों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अगर हम सेना में शामिल होते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें मार पाएंगे। अगर हम सेना में शामिल नहीं होते हैं तो उनके ठीक होने के बाद हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जिन शियू ने यांग यी और सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर देखा और वह चुप रहा। लियान सुयाओ ने कहा, हम अपने बीच की दुश्मनी को बाद में सुलझा लेंगे। हालांकि मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि वे कितने ताकतवर हैं। अगर हम जल्द से जल्द उनसे नहीं निपटते तो हम में से कोई भी उन्हें जल्दी नहीं मार पाएगा। इसके विपरीत हम उनके द्वारा मारे जा सकते हैं। जिन शियू बोलने ही वाला था कि यांग ये अचानक उग्र स्वर में बोला, आओ एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाओ। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने अपनी तलवार की मूठ कस ली और उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। मेरा सिर यहीं है, अगर हिम्मत है तो आकर इसे ले लो। हम दोनों इस समय बहुत घायल हैं, लेकिन मरने से पहले हम तुम सभी को अपने साथ ले जा सकते हैं। यांग ये के कदम तेज और तेज होते गए। भले ही उसने अपनी तलवार की मंशा या आभा नहीं दिखाई, लेकिन अदृश्य दबाव की एक लकीर थी जिसने लियान सुयाओ और अन्य लोगों पर दबाव डाला। लियान सुयाओ और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने देखा कि यांग ये पागल होने वाला है। वे स्वाभाविक रूप से इससे डर गए, क्योंकि अगर यांग ये ने फिर से अपनी तलवार खींची तो शायद उनमें से एक की मौत हो जाएगी। क्या हमें हमला करना चाहिए या नहीं? इस समय सभी लोग दुविधा में थे। अगर वे हमला नहीं करते तो इसका मतलब यह होता कि वे परमिट लेने से मना कर देते। यांग ये उनके ठीक सामने था और वह बुरी तरह घायल भी था। तो वे परमिट लेने से कैसे मना कर सकते थे? हालांकि अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो इसका मतलब था कि उन्हें किसी भी क्षण मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक दुविधा थी। लियान सुयाओ और बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन यांग ये और भी तेज चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें हमला करने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस समय यांग ये से एक हल्की रक्त लाल चमक निकल रही थी और उसकी आंखें और बाल रक्त लाल हो गए थे। वह काफी डरावना और थोड़ा पागल लग रहा था। अचानक अंतरिक्ष से एक आवाज आई जिसमें उम्र का एक निशान छिपा था, मैं यह काम खुद ही करूंगा। जैसे ही आवाज गूंजी, तारों भरे आकाश से एक लाल हथेली चमक उठी और दीप्तिमान आयाम की ओर गिर पड़ी। इस हथेली ने सिर्फ यांग यी और सुअर की सवारी करने वाली युवती को ही निशाना नहीं बनाया था, इसने पूरे दीप्तिमान आयाम को निशाना बनाया था। यदि यह नीचे गिरता तो दीप्तिमान आयाम बिखर जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमला एक देवता ने किया था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें क्रोध भर गया। वे बस रुकने वाले नहीं हैं। अध्याय 1389 सावधान। वह बड़ी दुनिया से है। युद्ध के इस बिंदु पर यांग यी का क्रोध चरम पर पहुंच गया था। मृतकों की जगह लेने के लिए हमेशा नए लोग आते रहते थे और यहाँ आने वाले समूह बड़े और मजबूत होते जा रहे थे। अब यहाँ तक कि एक देवता भी आ गया था। इसका कोई अंत नहीं था। यांग यी की आंखों में क्रूरता उमड़ पड़ी और वह स्टेलर वार तकनीक को अंजाम देने वाला था। हालांकि बाहरी अंतरिक्ष के भीतर से प्रकाश की एक किरण निकली और यह तुरंत रेडियंट आयाम के ऊपर आकाश में पहुंच गई और गहरे लाल हथेली से टकरा गई। टकराना। गहरे लाल रंग की हथेली ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गई जो आकाश से बरसने लगी और रहस्यमयी ऊर्जा की लहर को ऊर्जा के टुकड़ों को नष्ट करने में बस एक पल का समय लगा। यहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। इतनी दूर से मुझे किसने मदद की? यांग ये की आंखों में हैरानी की झलक थी। वह सुअर की सवारी करने वाली युवती की ओर देखने लगा। युवती ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, तीसरी बहन। अंधी युवती। यांग ये की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी और फिर वह जिन शियू और अन्य लोगों की ओर देखने लगा। शायद आप अभी भी बच सकते हैं यदि आप अभी चले जाएं। अन्यथा आपके पास जल्द ही कोई मौका नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें अभी थोड़ा डर जरूर महसूस हो रहा था। जिस व्यक्ति ने पहले यांग यी की मदद की थी वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वे विरोध कर सकें। नेदर पवेलियन में विशेषज्ञ भी थे और यह एक देवता के बराबर एक सर्वोच्च विशेषज्ञ भी था। जाहिर है, अगर वह व्यक्ति उनके खिलाफ काम करता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक एक आवाज गूंजी और फिर यांग ये के सामने कुछ ही दूरी पर एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति प्रकट हुआ। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। काले लबादे वाली आकृति वही थी जिससे नेदर मैडन लड़ रही थी। यांग ये ने पलट कर देखा और देखा कि नेदर मैडन उसके बगल में आ गई थी। नेदर मैडन ने गंभीरता से कहा, सावधान। वह बड़ी दुनिया से है। बड़ी दुनिया। यांग ये थोड़ा चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काली पोशाक पहने वह व्यक्ति वास्तव में बड़ी दुनिया से यहाँ नीचे आया था। दूसरे शब्दों में, बड़ी दुनिया ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया था। इस बीच काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से नेदर पवेलियन के विशेषज्ञों से निपटने के लिए अन्य लोग भी हैं। यदि आप नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर को मार देते हैं तो आपको 5 परमिट मिलेंगे।
इसके अलावा एक बार जब आप बड़ी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप उनके सिर का उपयोग करके सीधे बड़ी दुनिया में वायलेट गोल्ड रैंक की शक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। एक वायलेट गोल्ड रैंक शक्ति। लियान सुयाओ और अन्य लोग स्पष्ट रूप से भावुक हो गए। निचले आयामों में सबसे शक्तिशाली शक्ति टाइटेनियम रैंक पर थी और केवल बड़ी दुनिया में वायलेट गोल्ड रैंक की शक्तियां थीं। ऐसी शक्ति क्या दर्शाती है? यह समर्थन और संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता था। चाहे किसी की प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, किसी शक्ति को बढ़ावा दिए बिना उसका विकास करना मुश्किल होगा। क्योंकि साधना के लिए सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा की ही जरूरत नहीं होती, इसके लिए संसाधनों की भी जरूरत होती है। चाहे किसी की प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, संसाधनों के बिना उसकी उपलब्धियां सीमित होंगी। क्योंकि आपको बढ़ावा देने और समर्थन देने वाला कोई न होने का मतलब है कि आपको ऊर्जा पत्थर और अन्य तुच्छ मामलों को अर्जित करने में बहुत समय बर्बाद करना होगा। इसके अलावा अगर उनके पास उनका समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई संप्रदाय है तो उन्हें बस साधना करनी होगी, क्योंकि संप्रदाय बाकी सब कुछ हल कर देगा। इसके अलावा अगर वे मुसीबत में पड़ जाते हैं तो संप्रदाय उनका समर्थन करने के लिए मौजूद रहेगा। इसलिए यह स्पष्ट था कि शक्तिशाली समर्थन कितना महत्वपूर्ण था। बेशक यह पूर्ण नहीं था। कई स्वतंत्र साधक बेहद दुर्जय थे, लेकिन अधिकांश लोगों की राय में किसी संप्रदाय का समर्थन होना सबसे अच्छा था, क्योंकि यह सर्वविदित था कि स्वतंत्र कृषकों को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। इस बीच लियान सुयाओ ने अचानक पूछा, हमें आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? मैं बड़ी दुनिया से हूँ। काले लबादे वाले व्यक्ति ने कहा, हमने वह असाइनमेंट प्रकाशित किया है जिसे आप सभी ने स्वीकार किया है। यदि आप अब स्टेलर सिटी लौटते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुआवजा बदल गया है। लियान सुयाओ ने धीमी आवाज में कहा, कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि आपकी बड़ी दुनिया यांग ये और नेदर पवेलियन के विशेषज्ञों की जान चाहती है, तो वह खुद सर्वोच्च विशेषज्ञों को क्यों नहीं भेजती? मुझे लगता है कि अगर आप अपने सर्वोच्च विशेषज्ञों को भेजते हैं तो यांग ये और नेदर पवेलियन दोनों के बचने का कोई मौका नहीं होगा, है ना? यांग ये ने भी काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा, क्योंकि वह भी उत्तर जानना चाहता था। बड़ी दुनिया के विशेषज्ञ मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने दुश्मनों को अनुभव देने के लिए किसी को भेजने जैसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि बड़ी दुनिया ने यहां अनगिनत देवता क्षेत्र विशेषज्ञों को नहीं भेजा था। जैसा कि लियान सुयाओ ने कहा था, अगर उसने वास्तव में अपने विशेषज्ञों को भेजा तो वह और नेदर पवेलियन वास्तव में खतरे में होंगे। आखिरकार उन शक्तियों में निश्चित रूप से देवताओं की कमी नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसके विपरीत उन्होंने ऐसा असाइनमेंट प्रकाशित किया और निचले आयामों के विशेषज्ञों को उन्हें मारने के लिए बुलाया। यांग ये इस बात से काफी हैरान था। मुझे इसका उत्तर देने दो। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अचानक कहा, क्योंकि वहां एक प्रतिबंध है। देवता क्षेत्र या बड़ी दुनिया से ऊपर के किसी भी व्यक्ति की साधना सर्वोच्च स्वर्ग दाव द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाएगी जब वे निचले आयामों में उतरेंगे। उन्हें निचले क्षेत्र में दबा दिया जाएगा। क्यों? यह सवाल यांग ये ने पूछा था। संतुलन। सुअर की सवारी करने वाली युवती ने उदासीनता से कहा, यह सुअर पालने जैसा है। अगर आप सुअर पालते हैं तो क्या आप सुअर के बाड़े में बाघ को घुसने देंगे? यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। यह किस तरह की उपमा है? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तथ्य हैं। हालांकि तुम अभी जो मैंने कहा है उसे समझने में सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम भविष्य में समझ जाओगे। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने आगे कहा, हमने यहाँ आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि सर्वोच्च स्वर्ग दाव ने उन पर प्रतिबंध लगा रखा था। यही कारण था कि उन्होंने हमें नष्ट करने के लिए अपने सभी विशेषज्ञों को नहीं भेजा। इसलिए उन्होंने हमें मारने के लिए इन लोगों का उपयोग करने के इरादे से उस असाइनमेंट को प्रकाशित किया। समझे? यांग ये ने सिर हिलाया। तो अगर वे यहाँ नीचे आते हैं तो उनकी साधना प्रतिबंधित हो जाएगी। लेकिन यह समझ में आता है। अगर वे बिना किसी प्रतिबंध के यहाँ नीचे आ सकते हैं तो निचले आयाम हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे और हमारे पास विकसित होने का कोई मौका नहीं होगा। इस प्रतिबंध के साथ निचले आयामों के पास जगह और बढ़ने का अवसर है। तभी यह दुनिया सिर्फ एक शक्ति के हाथों में नहीं पड़ सकती। भले ही उसे स्वर्ग दाव की आंख के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा उसे मारना चाहती थी, यांग ये को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में स्वर्ग दाव के प्रतिबंध को स्वीकार करता है। क्योंकि अगर प्रतिबंध मौजूद नहीं होता तो उसे इन लोगों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि देवता क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञों के एक समूह का सामना करना पड़ता। फिर भी अब उसे देवताओं से डरने की जरूरत नहीं थी, भले ही वे यहाँ नीचे आए। क्योंकि अंधी युवती यहाँ थी, देवता उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। हालांकि उन्हें अभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि जब संख्याएं एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती हैं तो संख्याएं गुणवत्ता की कमी की भरपाई कर सकती हैं। इसके अलावा बड़ी दुनिया के देवताओं के अलावा निचले आयामों में कई देवता थे जो उनके सिर पर नजर रखते थे। इसलिए अंधी युवती पर बहुत दबाव था, क्योंकि उसे सभी देवताओं को रोकना था।
जहां तक देवत्व क्षेत्र से नीचे वालों का प्रश्न है, उनके पास उनसे निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच काले लबादे वाली आकृति ने अचानक कहा, सब लोग, मुझे पता है कि आप यांग ये के बारे में चिंतित हैं। तो क्यों ना आप उसे मेरे पास छोड़ दें। आप सभी बाकी दो से निपट सकते हैं। लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और काफी झिझक रहे थे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने आगे कहा, दर्द के बिना कोई लाभ नहीं मिलता। परमिट आप सभी के लिए एक अवसर है, बड़ी दुनिया में प्रवेश करने का अवसर। मुझे लगता है कि आप सभी हार नहीं मानना। बेशक, अगर आप हार मान भी लें तो कोई बात नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अनगिनत दुनियाओं के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग और विशेषज्ञ इस समय यहां आ रहे हैं। लियान सुयाओ और जिनशियू ने एक दूसरे को देखा। अंत में लियान सुयाओ ने कहा, तुम यांग ये से निपटोगे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं करूंगा। उनकी आंखों में झिझक तुरंत ही दृढ़ संकल्प में बदल गई। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और सीधे नेदरमैडन और सुअर पर सवार युवती पर हमला बोल दिया। अब जब यांग ही उनके लिए कोई खतरा नहीं था, तो उन्हें किसी और बात की चिंता नहीं थी। इसलिए उन्होंने निर्णायक हमला किया। नेदरमैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती ने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। दोनों ने लियान सुयाओ, जिनशियू और अन्य लोगों की ओर गोली चलाई। युद्ध छिड़ गया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, आपने दिव्य फीनिक्स कबीले को नाराज कर दिया है। यांग ये ने पूछा, यह दिव्य फीनिक्स कबीले ने ही मुझे मारने का आदेश प्रकाशित किया था, है ना? हाँ। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने आगे कहा, मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूं। आप जैसे निचले आयामों से किसी ने वास्तव में दिव्य फीनिक्स कबीले को कैसे अपमानित किया? हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हम ऐसा करें? अगर आप अभी जाने का फैसला करते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यांग ये मुस्कुराया, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपके वर्तमान साधना क्षेत्र तक पहुंचना आसान नहीं था। तो अपनी जान क्यों दे रहे हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, ऐसे कई अवसर और कई चीजें हैं जो मुझे करनी है, भले ही मुझे मरना पड़े। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने प्राचीन म्यान और तलवार अग्रदूत दोनों को दूर रख दिया और स्वर्ग का समाधि पत्थर उसकी मुट्ठी में आ गया। जब वे पहले बात कर रहे थे, तब उसने अपने शरीर की मरम्मत के लिए अपने भीतर की सारी गहन ऊर्जा का उपयोग किया था। इस समय उसका शरीर थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन उसके पास कोई गहन ऊर्जा नहीं थी। अब वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकता था। उसकी शारीरिक शक्ति लड़ने के लिए पर्याप्त थी। चूंकि यह ऐसा है, तो मुझे तुम्हारा सिर ले जाने दो और दिव्य फीनिक्स कबीले से एक अनुग्रह प्राप्त करो। जैसे ही काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की आवाज गूंजना बंद हुई, उसका आकार उसी जगह गायब हो गया। वह यांग ये के सामने था जब उसका आकार एक बार फिर प्रकट हुआ। उसी समय काली ऊर्जा की अनगिनत किस्में छोटे सांपों के घने झुंड की तरह यांग ये की ओर बढ़ीं। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब काली ऊर्जा उससे कुछ दर्जन सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंची, तो यांग ये की तलवार तेजी से आगे की ओर बढ़ी। हिस 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 हिस। एक पल में यांग ये के चारों ओर की सारी काली ऊर्जा गायब हो गई। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति जो हमला करने ही वाला था, रुक गया और समय की एक सांस गुजरने के बाद उसने गंभीरता से कहा, तलवार के एक ही झटके से सभी चीजों को नष्ट करने की क्षमता। उसने स्वाभाविक रूप से इस क्षमता के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे कभी खुद नहीं देखा था। वास्तव में मजबूत तलवार साधक बेहद डरावने थे। किसी और चीज का जिक्र नहीं करना, बस यह क्षमता दूसरों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द थी। चाहे कोई भी तकनीक या चाल अपनाए, वे तलवार के एक ही झटके से नष्ट हो जाएंगे। मुझे देखने दो कि वह महान क्षमता कितनी मजबूत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार काली रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से बढ़ी। अध्याय 1390। कितना हास्यास्पद और दुखद। यांग यी और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच युद्ध छिड़ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काले वस्त्र पहने आदमी ने कैसे हमला किया, उसने क्या चालें चली, या उसने कौन सी तकनीकें निष्पादित की, उन सभी को यांग यी की तलवार के एक साधारण झटके से नष्ट कर दिया गया। यांग ये ने हमला करने का विकल्प नहीं चुना था। उसके पास अभी हमला करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती हमला करना बेकार था। आखिरकार वह अभी कोई शक्तिशाली तकनीक लागू करने में सक्षम नहीं था, और इसका मतलब था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा एक बार जब उसने हमला करने के लिए मजबूर किया और काले वस्त्र वाले व्यक्ति को अपने हमले में कोई कमी पकड़ने दी, तो वह एक भयानक स्थिति में पड़ जाएगा। उसके पास आक्रमण करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, परंतु आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त ताकत थी। उसके पास एक शक्तिशाली शारीरिक शरीर था और उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। इसलिए वह अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने प्रबुद्ध तलवार हृदय का उपयोग कर रहा था, जिससे वह काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी चाल से निपट सकता था। काले वस्त्र पहने आदमी की ताकत पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि चाहे वह गति हो या ताकत, दोनों ही लगभग बराबर थे।
इसलिए यांग ये न केवल उसके हमलों में खामियों को तेजी से पहचानने में सक्षम था, बल्कि यांग ये समय पर अपनी तलवार घुमाकर काले वस्त्र पहने आदमी के हमलों को नष्ट भी कर सकता था। अतीत में यांग यी ने व्यवहारिक रूप से कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों की खामियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने की अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह बहुत कम ही किसी के साथ घसीट कर लड़ाई करता था। यह हमेशा उसकी तलवार के एक ही झटके या बस कुछ हमलों के साथ समाप्त हो जाता था। जब उसकी ताकत उसके विरोधियों से बिल्कुल बेहतर थी, तो उसके विरोधियों का इस तरह से मुकाबला करना समय की बर्बादी होगी। दूसरी ओर, दूसरे प्रकार के शत्रुओं का सामना उसने ऐसे शत्रुओं से किया जिनकी ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक थी। ऐसे विशेषज्ञों के हमलों की खामियों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना उसके लिए असंभव था। अब वह तलवार चलाने की कोई कला नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसके पास काले वस्त्र पहने व्यक्ति के साथ युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे काफी देर तक भयंकर युद्ध करते रहे, लेकिन कोई भी दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि काले वस्त्र पहने आदमी को अच्छी तरह पता था कि अगर लड़ाई जारी रही तो यांग ये निश्चित रूप से हार जाएगा, क्योंकि शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। इस तथ्य के साथ कि यांग ये पहले से ही घायल था, भले ही यांग ये का शरीर बहुत अधिक थका न हो, यांग ये फिर भी बहुत थक जाएगा। वह क्षण उसके लिए एक अवसर होगा। दूसरी ओर, यांग ये इंतजार कर रहा था। वह नेदरमैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती का इंतजार कर रहा था ताकि वे उन लोगों से निपट सकें। सुअर की सवारी करने वाली युवती पागल हो गई थी। उसकी तलवार का हर एक वार दुनिया को दो टुकड़ों में काटने में सक्षम लग रहा था। यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। उसके उन्मत्त हमलों के कारण लियान सुयाओ और अन्य लोग एक वंचित स्थिति में आ गए। इसके अलावा सुअर की सवारी करने वाली युवती की आभा युद्ध के आगे बढ़ने के साथ साथ मजबूत होती जा रही थी, इसलिए लियान सुयाओ के समूह की हार केवल समय की बात थी। जिन शियू और 3 म्यू सान्युवान नेदरमैडन के खिलाफ थे, वे नेदरमैडन पर बढ़त हासिल करने में भी असमर्थ थे। वह सुअर की सवारी करने वाली युवती की तरह पागल नहीं हुई थी, लेकिन जिन शियू और अन्य लोगों के चेहरे पर बेहद सतर्क भाव थे जबकि उनकी आंखों में डर भरा हुआ था, क्योंकि नेदरमैडन के हमले बहुत अजीब थे, खासकर चीजों को पलटने की उसकी क्षमता। वे वास्तव में उससे डरते थे। टकराना। काफी समय बीतने के बाद अचानक दूर से एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और फिर एक तीखी चीख उठी। यांग ये ने तीखी चीख के स्रोत की ओर एक नजर डाली और उसने देखा कि सुअर की सवारी करने वाली युवती की कृपाण ने उस छोटे आदमी को मारा था, जिसने अपनी मुट्ठी में लोहे का हथौड़ा पकड़ रखा था, जिससे उसकी हड्डियां और मेरिडियन टूट गए थे। इसका कारण यह था कि वह समय रहते पीछे हटने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसके पास सुअर की सवारी करने वाली युवती की कृपाण से सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका लोहे का हथौड़ा स्पष्ट रूप से बुरा नहीं था, क्योंकि सुअर की सवारी करने वाली युवती के हमले के बाद भी वह टूटा नहीं था। हालांकि हमले की शक्तिशाली ताकत ने छोटे कद के आदमी के शरीर के अंदरूनी हिस्से को चकनाचूर कर दिया था। वह अभी भी जीवित था, लेकिन अपंग हो गया था। मूर्ख। यांग ये ने मन ही मन कोसा, और फिर उसने काले वस्त्र पहने आदमी पर ध्यान केंद्रित किया। सुअर की सवारी करने वाली युवती की शारीरिक शक्ति अत्यंत भयानक थी। यहां तक वह उसकी शारीरिक शक्ति के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वह पहले भी एक बार उससे टकरा चुका था और उसने उसके हमले में कमजोर बिंदु का पता लगाकर ऐसा किया था, बजाय इसके कि वह उसके खिलाफ सीधे जाए। लेकिन उस छोटे कद के आदमी ने तो वाकई ऐसा किया था। तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? युद्ध के मैदान से अपने एक प्रतिद्वंद्वी को हटा दिए जाने के बाद सुअर की सवारी करने वाली युवती के लिए यह और भी आसान हो गया। लियान सुयाओ और अन्य लोगों के लिए यह और भी कठिन हो गया। लड़ाई के इस बिंदु पर उनमें से कई घायल हो गए, यहां तक कि लियान सुयाओ भी। सुअर की सवारी करने वाली युवती इस समय वास्तव में बहुत डरावनी थी। कोई भी उसके कदमों को रोक नहीं सकता था और सभी ने बचने का विकल्प चुना। यदि लियान सुयाओ और अन्य को लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है, तो सुअर की सवारी करने वाली युवती, नेदरमैडन और अन्य लोग राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो लाखों में एक थे। वास्तव में लियान सुयाओ और अन्य लोग इतना कुछ करने में सक्षम होने के लिए वास्तव में अद्भुत थे। आखिरकार कुछ अर्ध देवता भी शायद नेदरमैडन और सुअर की सवारी करने वाली युवती पर बढ़त हासिल करने में असमर्थ होंगे। इस समय लियान सुयाओ और अन्य लोग हताश होकर लड़ने लगे थे। वे स्वाभाविक रूप से अब पीछे नहीं हट सकते थे, न ही उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की, क्योंकि एक बार ऐसा करने से उनका पहले से ही कमजोर मनोबल और कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा अगर वे पीछे हटते तो वे खतरे में पड़ जाते अगर सुअर पर सवार युवती उन्हें जाने से मना कर देती, क्योंकि उनकी गति उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। झगड़ा करना। उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब किसी को किसी निराशाजनक स्थिति में धकेला जाता है, तो वह अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ता है। लियान सुयाओ और दूसरे लोग भी ऐसे ही थे। वे ऐसे लड़ रहे थे जैसे पागल हो गए हों। चाहे वह सुअर पर सवार युवती लियान सुयाओ हो या अन्य, सभी पूरी तरह से युद्ध में डूबे हुए थे। इस समय यांग ये ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था।
क्योंकि काले लबादे वाले आदमी के हमले ताकत और तीव्रता में बढ़ रहे थे। समय बहुत महत्वपूर्ण था, चाहे वह नेदरमैडन की लड़ाई हो, सुअर की सवारी करने वाली युवती की लड़ाई हो, या यांग यी और काले वस्त्र पहने आदमी के बीच की लड़ाई हो, उनके लिए हर सेकंड मायने रखता था। यांग ये ने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को कसकर पकड़ लिया और समय समय पर उसे आगे की ओर धकेलता रहा, हर एक बार काले लबादे वाले आदमी के हमले का जवाब देता। अचानक जब काले वस्त्र पहने हुए आदमी का दाहिना हाथ काली ऊर्जा लेकर यांग ये की छाती की ओर झुका, तो यांग ये की तलवार जो काले वस्त्र पहने हुए आदमी की हथेली पर वार करने वाली थी, रुक गई। यह तुरंत थोड़ा सा बगल की ओर खिसकी और हथेली पर वार कर दिया। क्योंकि उसकी तलवार ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति के हमले को नहीं रोका था, काले वस्त्र वाले व्यक्ति की हथेली यांग ये की छाती पर लगी, और यांग ये की तलवार ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की छाती पर वार किया। टकराना, अनुभव करना। यांग ये को 1 किलोमीटर पीछे धकेले जाने पर एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। यांग ये रुक गया और उसने फैंटम शील्ड पर नजर डाली। इस समय यह एक पत्थर की तरह लग रहा था जिस पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो। हालांकि यह टूटा नहीं था, लेकिन इसमें दरारें थीं और ऐसा लग रहा था कि यह हल्के से स्पर्श से ही टूट जाएगा। इस बीच काले वस्त्र पहने आदमी की छाती खून से लाल हो गई थी। यांग ये की शैली निष्क्रिय रूप से युद्ध लड़ना और सिर्फ वार सहना नहीं थी, इसलिए उसने अचानक महत्वपूर्ण क्षण पर अपना हमला बदल दिया और काले वस्त्र वाले आदमी को चौंका दिया। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि काले वस्त्र वाले आदमी ने आखिरी सेकंड में उसके हमले को चकमा दे दिया था, इसलिए वह काले वस्त्र वाले आदमी के दिल को भेद नहीं पाया। आखिरकार अगर वह ऐसा कर पाता तो या तो वह मर जाता या बुरी तरह घायल हो जाता। काले लबादे वाले आदमी ने कहा, आप उस हमले को पूरा करने के लिए इतने लंबे समय तक रक्षात्मक बने रहे, है न? हाँ, आप लगभग सफल हो ही गए थे। यांग ये ने प्रेत ढाल वापस ले ली और कहा, दुर्भाग्य से आप अभी भी इसे चकमा देने में सक्षम थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आदमी ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली, अब जब तुमने वह अवसर खो दिया है, तो तुम्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से काली ऊर्जा का एक रेशा रिसने लगा। उससे और अधिक रिसने लगा और उसे पूरी तरह से उसमें समा जाने में बस एक पल लगा। उसके बाद काली ऊर्जा अचानक एक क्रूर दिखने वाले जानवर में बदल गई। उसका रूप काफी अजीब था। उसका शरीर मछली जैसा था, फिर भी उसका सिर बाघ का था और उसके सिर पर एक नुकीला कांटा था। यांग ये ने जानवर के प्रकट होते ही भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे अवर्णनीय भय का एहसास हुआ। इस बीच दूर से नेदरमैडन की आवाज आई, सावधान, यह एक आत्मा जानवर है। यह आत्माओं को खाने में माहिर है। एक आत्मा जानवर जो आत्माओं को खाने में माहिर है। यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। आत्मा के मामले में वह काफी कमजोर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। चलो, मुझे देखने दो कि तुम अपनी तलवार के एक ही झटके से इसे कैसे नष्ट कर देते हो। जैसे ही काले वस्त्र पहने आदमी ने बोलना समाप्त किया, जानवर क्रोध से दहाड़ उठा और फिर वह यांग ये पर झपटा। जानवर यांग ये को घूर रहा था और उसकी आंखों में लालच भरा हुआ था। जाहिर है, उसे यांग ये की आत्मा बहुत पसंद थी। इसे अपने शरीर में प्रवेश न करने दें। यहाँ तक देवता भी इसे अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद अपनी आत्मा को खाने से नहीं रोक सकते। नेदरमैडन की चिंतित आवाज दूर से आई। इसके अलावा उसने बलपूर्वक जिनशियू के हमले को सहन किया था और यांग ये की दिशा में भाग गई थी। उसे शरीर में प्रवेश करना ही होगा। यांग ये, जिसका चेहरा सतर्कता भरे भाव से ढका हुआ था, उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उस आदमी को मेरी आत्मा को खाने के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करना ही होगा। इस बीच सोल बीस्ट यांग ये के सामने आ गया था। आसपास के सभी लोगों ने देखा कि यांग ये ने आगे की ओर वार करना शुरू कर दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने यांग ये की प्रतिक्रिया देखकर तुरंत उपहास का भाव प्रकट किया। अगर यांग ये में गहरी ऊर्जा होती, तो यांग ये का हमला सोल बीस्ट के लिए थोड़ी बाधा बन सकता था, जब उसे गहरी ऊर्जा और तलवार की मंशा से बढ़ाया जाता। हालांकि सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। एक आत्मा जानवर के पास एक आत्मा शरीर होता है, इसलिए साधारण तकनीकें उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने आत्मा जानवर का उपयोग करने का इरादा नहीं किया था क्योंकि उसका लक्ष्य नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स थे। हालांकि वह यांग ये के खिलाफ वास्तव में असहाय था। अगर वह आत्मा जानवर का उपयोग नहीं करता और यांग ये को इस तरह व्यस्त रखने देता, तो स्थिति उसके लिए और भी अधिक नुकसानदेह हो जाती। इसलिए उनके पास तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये की तलवार आगे की ओर बढ़ी, लेकिन आत्मा जानवर सीधे उसकी तलवार से होकर गुजर गया और फिर वह काली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गई, जो यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। यांग ये की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। नहीं, नेदरमैडन का चेहरा तुरंत क्रोध और क्रूरता से भर गया और फिर उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया और यांग ये की दिशा में आगे बढ़ी। इस बीच सुअर की सवारी करने वाली युवती ने नेदरमैडन की आवाज सुनी तो उसने एक नजर ऊपर की ओर घुमाई।
जब उसने सोल बीस्ट को यांगी के शरीर में प्रवेश करते देखा तो उसकी पलकें झपक गईं, और फिर उसने कहा, वह आदमी बस ऐसे ही मारा गया था। हा हा हा। काले लबादे वाला आदमी हंसी से पागलों की तरह दहाड़ उठा। कितनी अफसोस की बात है, कितना दुखद। आपने वास्तव में एक आत्मा जानवर के खिलाफ एक साधारण हमले का इस्तेमाल किया। यांगिए, ओह यांगिए, आप सबसे बेवकूफ व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने निचले आयामों में देखा है। हा हा हा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।